अंतिम दिनों में शक्तिशाली खोपड़ी अध्याय 1 छोटा कंकाल अंत तक पहुंचता है। अगला विषय सूची सेटिंग्स 2050 में दुनिया में उल्कापात की एक दुर्लभ वर्षा होने वाली है। सुंदर दृश्य एक भयावह आपदा के साथ हैं। मौसम अनिश्चित है और बैक्टीरिया बेतहाशा बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग बिना किसी लक्षण के बेहोश हैं। जब अधिकांश लोग अभी भी उज्ज्वल और रंगीन जीवन का आनंद ले रहे थे, तब बेहोश इंसान धीरे धीरे जाग उठा और एक भयावह राक्षस ज़ॉम्बी में बदल गया। धरती पर अभूतपूर्व आपदा आ गई है और दुनिया का अंत अब एक किंवदंती नहीं रह गया है। जिस तरह ज़ॉम्बी इंसानों को मार रहे थे, उसी तरह भीड़ में कुछ शक्तिशाली प्राणी भी थे जो आम लोगों के अस्तित्व से बढ़कर थे। वे शक्तियां थीं। धूसर आसमान, धूसर दुनिया, सब कुछ बेजान लगता है। गहरा पीला सूरज आसमान से लटकता है और सूरज जमीन पर चमकता है। पूरी दुनिया में जीवन का स्पर्श जोड़ने के बजाय ये लोगों को और अधिक स्पष्ट रूप से अंधेरा और मैलापन देता है। आंखें। शहर के प्रवेश द्वार एक चौड़ी कंक्रीट सड़क 4 लेन की है और जमीन विभिन्न घरेलू कचरे से भरी हुई है। जब भी हवा चलती है तो कचरा हिंसक हवा के साथ चारों ओर बिखर जाता है। कभी कभी कुछ लाशें सड़क पर बेसुध होकर चलती हैं। पेट्रोल पंप पर कुछ गाड़ियां खड़ी थीं। एक कार के पीछे एक मजबूत व्यक्ति 7 या 8 ज़ॉम्बी से लड़ रहा था। यह एक सुंदर चेहरा था जो ठंडा और दृढ़ निश्चयी लग रहा था। उसके पूरे शरीर पर दिखावट थी, हत्या का भाव। आदमी का चेहरा थका हुआ था। उसकी आंखों में खून के धब्बे साफ दिखाई दे रहे थे। उसके शरीर के कपड़े फटे हुए थे और उसकी पीठ पर एक घाव था। उसने पहले ही एक कोकून बना लिया था, लेकिन भीषण लड़ाई के दौरान ये फिर से फट गया और खून की गंध और भी रोमांचक थी। आसपास की लाशें, कई लाशें गैस स्टेशन के करीब जाने लगीं, लेकिन घाव ऐसा नहीं लग रहा था कि लाश ने उसे पकड़ा है, बल्कि यह धारदार हथियारों से काटा गया है। उसका हुनर बहुत बढ़िया है। अगर वह हौसला रखता है तो भले ही वह इन ज़ॉम्बी को हरा ना पाए, लेकिन बच निकलना कोई समस्या नहीं है। गाओ शुओ तेजी से अपनी लाश पर उड़ गया। वह आदमी जमीन पर लुढ़क गया और अचानक उछल पड़ा। उसके दाहिने तरफ के चाकू ने शून्य में एक ठंडी ठंडी रोशनी चमकाई और लाश का सिर एक ही चाकू से 2 भागों में विभाजित हो गया। इतनी बड़ी हरकत ने एक बार फिर उसके पीछे की चोटों को प्रभावित किया और खून बह निकला। खून की गंध पाकर आसपास के लाश और भी अधिक उत्साहित हो गए और वे तुरंत अपने सामने रखे भोजन को उतारने और उसे अपने मुंह में निगलने की उम्मीद में दौड़ पड़े। गाओ शुओ बहुत थक गया था। उसे नहीं पता था कि वह कितने समय तक जीवित रह सकता है। उसे एक अच्छे भाई ने धोखा दिया था जो जीवन और मृत्यु के बीच फंसा हुआ था। घायल होने के बाद उसका कभी भी अच्छा इलाज नहीं किया गया। उसकी शक्ति भी समाप्त हो गई थी। वह कई दिनों तक भागता रहा और उसने पूरा खाना नहीं खाया। अब वह पहले से ही अपने क्रॉसबो के अंत में है और यहाँ तक कि ये सबसे निचले स्तर की लाशें भी उससे बच नहीं सकती। एक बार फिर एक ज़ॉम्बी को मारने के बाद गाओ शुओ की आंखें जमीन पर टिकी हुई थीं और एक ज़ॉम्बी उसकी ओर दौड़ा। तीखे पंजे उसकी छाती को छेदने वाले थे और गाओ शुओ की आंखों में निराशा की चमक थी। अप्रत्याशित रूप से वो अंततः अपने भाई के विश्वासघात के कारण मर गया। इस समय आसमान में अचानक एक हिंसक तूफान आया, जिसके बाद आसमान से एक सुनहरी रोशनी गिरने लगी। सुनहरी रोशनी नीचे की ओर बढ़ी और सीधे गाओ शुओ के शरीर से टकराई, जिससे लाश उछल गई। गाओ शुओ ने केवल महसूस किया कि उसके शरीर में एक गर्म धारा बह रही थी जो सभी अंगों तक फैल रही थी और वह अपने पूरे शरीर में अविश्वसनीय रूप से सहज था और उसने पुनःपूर्ति के लिए सभी शक्तियों को भस्म कर दिया, यहाँ तक कि उसकी ताकत भी थोड़ी ठीक हो गई। उसने हाथ बढ़ाकर शून्य में पकड़ लिया। शून्य में तुरंत कुछ बर्फ के ब्लेड दिखाई दिए जो क्रिस्टल की तरह स्पष्ट चमक बिखेर रहे थे, सीधे कई लाशों के सिर को भेद रहे थे। अपने आसपास खून से आकर्षित लाशों को देखकर उनमें से दर्जनों थे। गाओ शुओ ने भौहें सिकोड़ी। वह जमीन से उठ खड़ा हुआ, ये सोचते हुए कि घेराबंदी को कैसे तोड़ा जाए, और अचानक उसके सामने एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। लाश में प्रकाश और छाया आगे पीछे हो रहे हैं। छाया की गति बिजली की तरह तेज है और गाओ शुओ की ताकत के साथ वह स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता कि प्रकाश और छाया क्या हैं। जब जिन चांचन की छाया रुकी तो इन सभी लाशों के सिर उड़ गए, एक बिजुका की तरह जिसने अपना समर्थन खो दिया और सीधे जमीन पर गिर गया। एक साफ गुर्राहट ध्वनि कर रहा था। गाओ शुओ की पुतलियां सिकुड़ गईं। जब सभी लाशें जमीन पर गिर गईं तो सिर्फ एक प्राणी अपनी जगह पर खड़ा था। यह एक खोपड़ी थी, एक बहुत ही अजीब कंकाल। पूरे शरीर की हड्डियां सुनहरी और चमकीली थीं, पवित्र प्रकाश बिखेर रही थीं। अपने हाथों में पकड़े हुए एक लाल गेंद गाओ शुओ को देखकर हैरान लग रही थी। टेढ़े सिर से उसे घूर रही थी। उसके मुंह से क्लिक की आवाज़ आ रही थी। मैंने नहीं सुना कि अंतिम दिनों में कंकालों जैसा कोई जैविक उत्परिवर्तन होता है। क्या यह अंतिम दिनों में उत्परिवर्तन के कारण है कि एक नया उत्परिवर्ती दिखाई दिया है? और गाओ शुओ की आंखों में थोड़ी चिंता चमक उठी। बस इस कंकाल की लाश को तुरंत मारने की क्षमता। वो सुनहरे दिनों में कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था, अब तो छोड़ ही दीजिए।
खोपड़ी कदम से कदम मिलाकर गाओ शुओ की ओर चली। उसने जल्दी से एक बर्फ का शंकु जारी किया, खोपड़ी पर हमला किया। जाहिर तौर पर खोपड़ी का सामना करना पड़ा, लेकिन जब बर्फ का शंकु गिरा तो वह सीधे खोपड़ी के शरीर के माध्यम से जमीन पर चला गया। गाओ शुओ ने पीछे हटकर सतर्कता से कंकाल को देखा। उसने जो बर्फ का शंकु भेजा था वह कंकाल के शरीर में घुसता हुआ प्रतीत हो रहा था, लेकिन वास्तव में केवल एक अवशिष्ट छवि से चिपका हुआ था। खोपड़ी बर्फ के शंकु में चुभने वाली थी। अपने समय के दौरान वह जल्दी से किनारे की ओर झपका और तेज गति ने सीधे बाद की छवि को सामने ला दिया। गाओ शुओ की दुश्मनी से छोटा खोपड़ी हैरान लग रहा था। उसने अपने पंजों से उसकी खोपड़ी को पकड़ लिया, अपना सिर इधर उधर हिलाया, अपने हाथ में गेंद लेकर गाओ शुओ की तरफ बढ़ने के बारे में सोचा। गाओ शुओ ने हैरान होकर छोटी खोपड़ी को देखा। आखिरकार वह खुद को रोक नहीं सका और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। छोटी खोपड़ी चौंक गई। अपनी सीमित बुद्धि में वो इस तरह की बात बिल्कुल नहीं समझ सकता था। उसे याद आया कि अभी अभी बॉस के नेतृत्व में उनके कंकाल सैनिकों के समूह ने अगले कंकाल जादूगर के साथ युद्ध शुरू किया था। ऐसे शक्तिशाली कंकाल जादूगर का अस्तित्व वह नहीं है जिसकी वे कल्पना कर सकते हैं। लड़ाई तो दूर की बात है, अतीत में यह अक्सर उन कंकाल जादूगरों द्वारा इच्छानुसार मारा जाता था, शरीर की ऊर्जा को अवशोषित करता था। छोटे कंकाल को पता नहीं था कि उसे देखा गया था। उसके सामने कितने खोपड़ी भाई मारे गए, लेकिन जब से बॉस आया है वे अलग हो गए हैं। बॉस बहुत शक्तिशाली है। बॉस के पास एक बच्चा है। बच्चा उन्हें मजबूत बनने में मदद कर सकता है। बाद में वे वास्तव में बेहतर हो गए। एक बार फिर बॉस ने सीधे उनका नेतृत्व किया। उन्होंने अगले दरवाजे पर कंकाल शूरवीरों को पलट दिया और उनसे उनके क्षेत्र को लूट लिया। अब वे फिर से कंकाल जादूगर के साथ लड़ रहे हैं। बॉस के नंबर 1 ठग के रूप में लिटिल स्कल को बहुत गर्व है, क्योंकि बॉस उसे महत्व देता है और बॉस उसे हर बार बहुत सारा खाना देगा। इसलिए बॉस का अनुसरण करना बहुत आशाजनक है, लेकिन वह बॉस के अस्तित्व को पार करने की सबसे अधिक संभावना है। हालांकि बॉस चुनौती खो देगा, लेकिन छोटा कंकाल हार नहीं मानेगा। एक दिन बॉस ने अचानक अपना रूप बदल लिया, सूजा हुआ और मोटा। बॉस ने कहा कि वह सुंदर था और अंत में उसे लगा कि वह जीवित है। भविष्य में उसे नेक्रोपोलिस से बाहर जाना पड़ा और विदेशी दुनिया पर हावी होने के लिए बहुत सारी लड़कियों को ढूंढना पड़ा। बॉस ने कहा कि छोटी खोपड़ी बहुत अच्छी नहीं है, समझें, लेकिन ये छोटी खोपड़ी को बॉस के नए रूप को छोड़ने से नहीं रोकता है। दूर की स्मृति, ऐसा लगता है जैसे इसे एक व्यक्ति कहा जाता है। उनमें से ज्यादातर बहुत नाजुक हैं, लेकिन वह बहुत खुश है क्योंकि मालिक बदसूरत हो जाने के बाद वह कंकाल सेना में सबसे सुंदर कंकाल है। भीषण युद्ध में कंकाल जादूगर के 4 सबसे शक्तिशाली लोगों ने अचानक अपने स्वयं के ऊर्जा समूह को नष्ट कर दिया। विशाल विस्फोट में यहाँ तक कि शून्य भी एक ब्लैक होल द्वारा उड़ा दिया गया था। सबसे बड़े भाई पर कुछ समय के लिए बमबारी की गई थी और किनारे पर खड़ी छोटी खोपड़ी भाग्यशाली नहीं थी। उसने एक सुनहरी चीज को हवा से गिरते हुए और विस्फोटित ब्लैक होल में गिरते देखा। वो सुनहरा चंचन मन का बॉस का खजाना है। यदि आप इसे छूने की कोशिश करते हैं तो अन्य कंकाल बॉस द्वारा आधे मृत हो जाएंगे। एक कंकाल के दृश्य के साथ एक अच्छे कंकाल के रूप में वह बॉस के बच्चे को उसके सामने कैसे गिरने दे सकता है। और छोटा कंकाल जो तुरंत मरने वाला पहला सैनिक था, बड़े छेद में कूदते हुए हवा ने उसके शरीर को फाड़ दिया और बिजली ने उसे मार दिया। कंकाल के फ्रेम पर दरारें हैं। छोटे कंकाल को लगता है कि वह मरने वाला है, लेकिन बॉस ज्यादा महत्वपूर्ण है। मनके के पास पहुंचने पर छोटा कंकाल अभी भी बहुत खुश है। बॉस उसे जरूर इनाम देगा, शायद वह उसे और ज्यादा छूने के लिए मजबूर करे। बस बच्चा। जिन चाणकन के मोतियों से मोहक ऊर्जा निकलती है और उसकी सीमित बुद्धि ने उसे जल्दी से मोतियों को पाने के लिए कहा। मोतियों को पाना सुनिश्चित करें, अन्यथा वे गायब हो जाएंगे। और छोटी खोपड़ी मोतियों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। मोती अचानक 2 हिस्सों में बंट गए। उनमें से आधे ब्लैक होल में तेज हवा के कारण उड़ गए। छोटे कंकाल ने जल्दी से अपने पंजे फैलाए और दूसरे आधे हिस्से को पकड़ लिया। उसे हर जगह गर्म होना अजीब लगा। ये गर्म निकला, लेकिन उसे कैसे पता चला कि यह गर्म है? जब छोटी खोपड़ी छेद से बाहर गिरी तो पूरा कंकाल जिन कैनकन बन चुका था। उसने अपना बायां पंजा उठाया और उसे देखा। आधा मनका उसके शरीर में घुस गया। मुझे क्या करना चाहिए? उनके सामने कुछ अजीबोगरीब जीव थे। छोटे कंकालों के अस्तित्व को महसूस करते ही उन्होंने तुरंत छोटे कंकालों को घेर लिया। छोटे कंकाल बहुत गुस्से में थे। इतना कमजोर और विदूषक प्राणी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? ऐसे जीव को सीधे 8 टुकड़ों में उतारने के बाद छोटी खोपड़ी थोड़ी उलझन में थी। आसपास का दृश्य इतना अजीब क्यों है? उसने इसे कभी क्यों नहीं देखा? और आकाश में वह जिन चाणकन चीज क्या है? थोड़ी देर चलने के बाद छोटे कंकाल को मालिक की सांसें मिल गईं। उसकी आंखें चमक उठी, मानो उसे मालिक की रीढ़ मिल गई हो, और वह मालिक की दिशा में तेजी से गया। मालिक की मदद करो, वो खो गया है। जब मैंने बॉस को देखा तो छोटी खोपड़ी और भी अजीब थी। बॉस अचानक इतना कमजोर क्यों हो गया? वह बॉस को एक पंजे से हरा सकता है। इस मामले में छोटे कंकाल ने बॉस को न बताने का फैसला किया। उसने चुपके से बॉस के बच्चे का आधा हिस्सा निगल लिया। वैसे भी बॉस अब उसे नहीं हरा सकता।
लेकिन बॉस ने फिर से अपना रूप क्यों बदला? ये और भी बदसूरत है। ठीक है, बॉस ने मिलते ही उस पर हमला कर दिया। क्या उसने अपना बदसूरत रूप बदल लिया और दुखी था? इसे भूल जाओ, उसे दिलासा दो। छोटे कंकाल ने जमीन से लाल गेंद उठाई, लेकिन बॉस बेहोश हो गया। छोटी खोपड़ी ने अपने हाथ में छोटी गेंद को देखा, ये लाल थी और अच्छी लग रही थी। बॉस क्यों गिर गया? उसने अपने सुनहरे कंकाल को देखा और अचानक महसूस किया कि उसे चक्कर आ रहा होगा। गाओ शुओ ने एक सपना देखा, एक लंबा सपना। सपने में उस पर उसके अपने भाई लू जिनचेंग ने हमला किया और उसकी पीठ पर वार किया। एक गहरे वार ने सीधे तौर पर दोनों पुरुषों के बीच भाईचारे को खत्म कर दिया। उसने अविश्वसनीय रूप से पूछा कि ऐसा क्यों है, लेकिन लू जिनचेंग ने केवल उपहास किया और अपने दुश्मन को अपने साथ घेर लिया। सौभाग्य से वह शक्तिशाली था। पहले हमला होने के बाद भी वो अंततः बच निकला। वह अपने अच्छे भाइयों द्वारा नहीं मारा गया था। जब वह कमजोर था तो उसे लाशों के एक समूह ने घेर लिया था। उसने सोचा कि वह ऐसे ही मर जाएगा। वे लाशें अचानक बिजुका बन गईं, खुद ही गिर गया। जब सभी लाशें गायब हो गईं तो केवल एक कंकाल बचा था, सोने से भरा एक कंकाल, और कंकाल ने उसे एक झील में लात मारी। झील ठंडी नहीं थी, लेकिन बहुत गर्म थी। जिंगुआंग की चीजें शून्य में बह गईं और धीरे धीरे उसके शरीर में विलीन हो गईं। वह गर्म और ताज़ा एहसास, और वह बड़ी मुश्किल से कराहने से खुद को रोक पाया। वह झील में कूद पड़ा, स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। और इस समय एक छोटी सुनहरी खोपड़ी अचानक पानी से उभरी, तेज पंजे उसकी छाती की ओर दौड़े। गाओ शुओ जमीन से अचानक उठकर बैठ गया। वह चमकती हुई धूप में मुश्किल से अपनी आंखें खोल पा रहा था। उसने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, और अपनी उंगलियों के बीच के गैप से उसने पाया कि वह अभी भी वहीं पड़ा हुआ है जहां वह कल बेहोश हुआ था। उसके सामने खोपड़ी की कोई छाया नहीं थी, और उसने अपना सिर नीचे किया और फिर से अपनी छाती को छुआ। वहां कोई घाव नहीं था। यह एक सपना निकला। शायद कल मैं मतिभ्रम के लिए बहुत थका हुआ था। गाओ शुओ जमीन से उठ गया। उसने अपना शरीर हिलाया और महसूस किया कि पूरा शरीर आरामदायक था। उसका शरीर ऊर्जा से भरा हुआ था। उसने आगे बढ़कर अपनी पीठ को छुआ, यहाँ तक कि गहरी दिखाई देने वाली हड्डी को भी। कट बहुत बेहतर थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी क्षमता में एक क्रम से सुधार हुआ है, पिछले तीसरे क्रम से चौथे क्रम के मास्टर तक। यह वही है जिसकी गाओ शुओ ने उम्मीद नहीं की थी। पिछले दिनों में इतने लंबे समय तक प्रकाश आधार में केवल एक चौथे क्रम का अपवाद दिखाई दिया। सक्षम अन्य अभी भी दूसरे और तीसरे क्रम में मंडरा रहे हैं। शरीर में पूरी ऊर्जा महसूस करते हुए गाओ शुओ अपने दिल में प्रसन्न था। उसने अपना हाथ उठाया और शून्य में लहराया। 3 बर्फ के ब्लेड तार से तीर की तरह थे और बिजली की तरह उड़ गए, जमीन पर गिर गए और एक आवाज की, एक भयंकर और कुरकुरी आवाज थी, और जमीन पर कई दरारें थीं, और फिर यह सीधे नीचे गिर गया। उसने अपनी आंखों पर हाथ फैलाए और पता नहीं कैसे आगे बढ़ गया। आखिरकार उसके पास पहले सफलता का कोई संकेत नहीं था। इसके बारे में सोचने के बाद वह केवल सबसे महत्वपूर्ण समय पर आकाश से गिरने वाली सुनहरी रोशनी के बारे में सोच सकता था। हालांकि यह उस समय बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि कुछ उसके शरीर में प्रवेश कर गया था। इस समय उसके पीछे कदमों की एक अजीब सी आवाज थी, साथ में हड्डियों के घर्षण की आवाज भी थी। गाओ शुओ ने पीछे देखा और सड़क पर एक खोपड़ी आती देखी। उसकी खोपड़ी पर एक छोटी लाल गेंद थी। एक तरह का बच्चा खेल रहा था। छोटी खोपड़ी जितनी बड़ी 2 मुठियां उसके चारों ओर घूम रही थीं। खोपड़ी कांप रही थी, और छोटी खोपड़ी ने उसे जागते हुए देखा। कुछ क्लिक करने के लिए अपना मुंह खोला, और सुनहरा कंकाल फ्रेम धूप में नहाया, गाओ शुओ को उन 2 शब्दों की याद दिलाते हुए जो चित्रकला की शैली से बिल्कुल अलग हैं। गाओ शुओ का मुंह फूला नहीं समा रहा था। उसने खोपड़ी को ध्यान से देखा। पता चला कि कल जो उसने देखा था वह कोई भ्रम नहीं था। इसलिए गाओ शुओ के रंग रूप के बारे में सोचते हुए उसके हाथों में चुपके से ताकत आ गई। जब वह अपने सामने 3 फीट की दूरी पर पहुंचा तो गाओ शुओ अचानक हिल गया। जैसे ही मैंने अपना हाथ ऊपर उठाया, शून्य में एक विशाल बर्फ का शंकु दिखाई दिया। ठंड का एक विस्फोट हुआ और सीधे छोटे कंकाल पर हमला किया। छोटा कंकाल बहुत लचीला था। ये बस हल्के से उछला और सीधे 3 फीट बाईं ओर कूद गया। गेंद जमीन पर गिरी और गाओ शुओ के पैरों पर लुढ़क गई। जैसे ही छोटी खोपड़ी ने गेंद को गिरते देखा, उसे उठाना पड़ा। उसने गाओ शुओ की हरकतों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अगले ही पल गाओ शुओ उछल पड़ा और अपने दाहिने पैर को उसकी ओर तेजी से उछाला। छोटी खोपड़ी गाओ शुओ की भयंकर लात से टकराकर जमीन पर गिर गई और तुरंत अलग हो गई। एक एक करके टुकड़ों में गिरती हुई खोपड़ी दूर तक उड़ गई, सीधे दूरी में एक पत्थर के खंभे से टकराई और फिर रुक गई। सफल हुआ। गाओ शुओ थोड़ा अनिश्चित था। यह बहुत आसान लग रहा था। उसने कंकाल के फ्रेम को घूर कर देखा जो जमीन पर गिर गया था। उसने लंबे समय से कंकाल के फ्रेम को हिलते हुए नहीं देखा था। उसने आखिरकार राहत की सांस ली और अपना माथा पोंछा। पसीना आसमान की ओर देखते हुए, आधे महीने पहले भी बर्फबारी हो रही थी, और अब ये गर्मी का दिन बन गया है, और मुझे नहीं पता कि दुनिया का अंत कब होगा। गैस स्टेशन पर कार को देखकर गाओ शुओ ने आह भरी। उसने कल इसे चेक किया था और यह पूरी तरह से खाली थी। गैस स्टेशन पर भी उसे लूट लिया गया था।
ऐसा लगता है कि वह इसे कहीं और ही पा सकता है। 2 कदम चलने के बाद ही अचानक उसके कान में हल्की सी आवाज आई। गाओ शुओ ने अचानक पलटकर ऐसा दृश्य देखा जिससे उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उसने देखा कि जो छोटी खोपड़ी उसने फाड़ दी थी वो फिर से खड़ी हो गई। वे बिखरी हुई हड्डियां अपने आप हिलने लगीं और अलग हुए हाथ, हड्डियां और पैर जमीन पर आगे पीछे हिलने लगे, जिससे अजीब हरकतें दिखाई देने लगीं। यहां तक कि ऊपरी शरीर की छाती की हड्डी भी जमीन पर उछलने लगी। ये दृश्य कितना हैरान करने वाला था, कितना आश्चर्यचकित करने वाला था। फिर वे अपने आप उड़कर एक पूरे कंकाल में बदल गए और दूर से उड़ी खोपड़ी अपने आप गर्दन की स्थिति में आ गई और हड्डियों की आवाज करने लगी। कुछ चक्कर लगाने के बाद यह अपनी मूल स्थिति में वापस आ गई। गाओ शुओ ने एक क्लिक ध्वनि जारी की। जाहिर है कोई आंखें नहीं हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्यों। गाओ शुओ ने खोखले सिर से घृणा की अभिव्यक्ति देखी। यह उसके लिए घृणित था। गाओ शुओ को लगा कि शायद उसे मतिभ्रम था। अन्यथा क्यों? खोपड़ी की अभिव्यक्ति देखकर नहीं, खोपड़ी में अभी भी एक अभिव्यक्ति है। यह अब तक का सबसे मजेदार मजाक है जो उसने सुना है। छोटी खोपड़ी 3 कदम और 2 कदम में उसके पास भाग गई और तेज गाओ शुओ ने लगभग कोई जवाब नहीं दिया। छोटी खोपड़ी ने बॉस को घृणा से देखा और उसने यह नहीं कहा कि उसकी ताकत कमजोर थी। वो अभी भी अपने गुस्से पर अच्छा था। एक अच्छे छोटे भाई के रूप में बॉस नाखुश था और उसके सामने खड़ा होना चाहता था, लेकिन बॉस ने अभी भी उसे पास नहीं आने दिया। क्या हो रहा है? क्या आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं? अभी भी इस बात से नाराज कि वह बच्चे को वापस नहीं पा सका, छोटी खोपड़ी ने खोपड़ी को पकड़ लिया और सोचा। इसे उठाने के बाद उसने जमीन पर लाल गेंद को उठाया और अपने मुंह में क्लिक ध्वनि के साथ गाओ शुओ को सौंप दिया। बॉस गुस्सा मत हो, बच्चा चला गया, मैं तुम्हें एक बड़ा दूंगा। दुर्भाग्य से गाओ शुओ समझ नहीं पाया कि छोटी खोपड़ी किस बारे में बात कर रही थी। ये देखकर दूसरा व्यक्ति उसके पास पहुंचा और जल्दी से एक कदम पीछे हट गया, छोटे कंकाल को सतर्कता से देखते हुए। ये गति अगर ज़ोंबी के शरीर पर रखी जाए तो कितनी घबराहट होगी। बॉस अभी भी नाराज क्यों है? छोटे कंकाल को समझ में नहीं आया। भूल जाओ, पहले बॉस का पीछा करो, कहीं ऐसा न हो कि वह किसी निम्न स्तरीय विविध मछली द्वारा मारा जाए। बॉस ने पहले भी उसकी रक्षा की थी, लेकिन अगर बॉस ने अपनी ताकत बहाल नहीं की तो वह एक दिन सीधे बॉस को मार देगा। मैं बॉस बन गया। छोटे कंकाल ने एक और कदम आगे बढ़ाया और जोर देकर कहा कि मालिक उसकी लूट स्वीकार कर ले। गाओ शुओ पीछे हट गया। क्लिक और क्लिक। मैं गलत था बॉस, क्या आपको गुस्सा नहीं आता? पीछे हटना जारी रखो। क्लिक और क्लिक। खैर बॉस, आपने जीत हासिल कर ली है। मैं मुश्किल से थोड़ी देर और इंतजार कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको नहीं मारूंगा, आपको अपना छोटा भाई बनने दूंगा, बस इतना ही। आखिरकार अब आप मुर्गे की तरह कमजोर हैं। चिकन, यह क्या है? छोटी खोपड़ी ने असमंजस में ऊपर देखा और जब से वह इस अजीब जगह पर आया था उसके दिमाग में अक्सर अनायास ही कुछ न कुछ आता रहता था। गाओ शुओ ने आखिरकार रुककर अपने सामने खड़ी छोटी खोपड़ी को देखा। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि दूसरी तरफ वाला व्यक्ति उसके प्रति दुर्भावनापूर्ण नहीं था, बल्कि खुद को खुश करने की कोशिश कर रहा था। उसने झिझकते हुए छोटी खोपड़ी के पंजे पर रखी छोटी गेंद को लेने के लिए हाथ बढ़ाया। बॉस अंततः अब क्रोधित नहीं है। छोटा कंकाल खुशी से नाच रहा है। सिर्फ एक कंकाल ये हरकतें करता है, ये वास्तव में भयानक लगता है। अगर औसत व्यक्ति डर जाता तो वह मूर्ख बन जाता। सौभाग्य से गाओ शुओ उस श्रेणी में नहीं आते थे। चूंकि संकट हल हो चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे और वह मुड़े और शहर के केंद्र की ओर चल दिए। गाओ शुओ ने बस शरीर के निचले हिस्से पर लगी चोटों का इलाज किया। कमर पर बिजली से चोट लगने का स्थान अज्ञात था। मामूली खरोंचें और इसी तरह की अन्य चोटें ठीक थीं, लेकिन पीछे के घाव वास्तव में गंभीर थे और उनमें संक्रमण हो चुका था। लू जिनचेंग ने प्रस्थान से पहले तैयार की गई चीजें ले लीं। अब उसे अपने शरीर पर लगी चोटों से निपटने के लिए कुछ दवाएं ढूंढनी होंगी। बेशक सबसे महत्वपूर्ण चीज खाना है। जब उसने अपनी कमर खींची तो वह शहर के केंद्र की ओर कदम दर कदम बढ़ा। रास्ते में उसने कई लाशों को काटकर मार डाला। नक्शे के अनुसार यह एच का शहर है। एच के शहर से गुजरें और कुछ किलोमीटर चलें। लू, वहाँ एक छोटा सैन्य अड्डा है जहाँ बड़ी मात्रा में सामग्री संग्रहित है। इस बार बेस से बाहर निकलने का गाओ शुओ का लक्ष्य ये सामग्रियाँ हैं। कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट द्वारा एक साधारण व्यक्ति को बचाए जाने के बाद ये खबर मिली। कई सत्यापनों और यहाँ तक कि एक पावर मास्टर को खोने के बाद ये खबर सच थी। गाओ शुओ को उम्मीद नहीं थी कि जब वह भाइयों के एक समूह को बेस से बाहर ले गया तो इसकी गणना होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मुझे नहीं पता कि वे भाई अब कैसे हैं। गाओ शुओ की आंखें चिंता से चमक उठी। उस समय वह लू जिनचेंग और उसके प्रतिद्वंद्वी फैंग लिक्सुआन द्वारा घेर लिया गया था और उन भाइयों को लू जिनचेंग द्वारा पहले ही कहीं और भेज दिया गया था। अब वह केवल यही उम्मीद करता है कि लू जिनचेंग का अंतिम लक्ष्य केवल वो खुद है। भाई अब सुरक्षित हैं। कुछ दूर चलने के बाद गाओ शुओ ने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि छोटा कंकाल बिना किसी जल्दबाजी के उसका पीछा कर रहा था। जब उसने उसे पीछे देखते हुए देखा तो उसने अपना मुंह खोला और कई क्लिक किए।
गाओ शुओ ने परेशान नहीं किया और थोड़ा आगे चला गया। पीछे मुड़कर देखा, छोटा कंकाल उसके पीछे चला गया। ये कंकाल उसका पीछा क्यों कर रहा है? उसने कभी नहीं सोचा था कि वह वही था। गाओ शुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन खुद को नीचे देखा, भूल गया, शायद सिर्फ उत्सुक था, जब तक कि आपके मन में उसके प्रति शत्रुता नहीं है। यद्यपि शहर गंदा और अव्यवस्थित दिखता है, लेकिन शेष इमारतों से हम देख सकते हैं कि यह कितना समृद्ध था। और जल्द ही गाओ शुओ को एक बड़ा सुपरमार्केट मिल गया। ये सिर्फ इतना है कि इस सुपरमार्केट के आसपास बड़ी संख्या में लाशें इकट्ठी हुई हैं, और उनमें से कई दूसरे स्तर की लाशें हैं। ये संख्या गाओ शुओ की वर्तमान शारीरिक स्थिति के आधार पर वह जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं करता। वो दीवार से सटकर कुछ कदम आगे चला, अपने पैरों से दीवार पर कदम रखा, पलट गया और एक इमारत की दूसरी मंजिल पर बालकनी पर कूद गया। बालकनी पर खड़ा हो गया और बगल की ओर देखने लगा, और उसके पीछे एक छोटा कंकाल था और उसके पास एक मॉडल था। कोने की ओर कुछ कदम चलने के बाद मैंने अपने पंजे से दीवार पर कदम रखा, एक का पीछा करते हुए बालकनी की ओर मुड़ गया, बालकनी पर खड़ा हो गया और नीचे की ओर बगल की ओर देखने लगा। गाओ शुओ ने अनजाने में पीछे मुड़कर देखा और देखा कि उसके मुंह का कोना बंद नहीं हो सकता। फिर उसने अपना मुंह खोला और पाया कि वह वास्तव में नहीं जानता था कि क्या कहना है, और उसने अपना सिर घुमाया और आसपास के इलाके का निरीक्षण किया। छोटी खोपड़ी ने नीचे की ओर मैल को देखा और भौहें सिकोड़ते हुए चिंतनशील बॉस को देखा। अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने सोचा कि बॉस को सिरदर्द के सामने कचरा जीव होना चाहिए। कमजोर बॉस वास्तव में उसके बिना नहीं रह सकता। एक उत्कृष्ट छोटे भाई के रूप में उसे पता होना चाहिए कि सैनिकों का नेतृत्व कैसे करना है और बॉस की समस्याओं को कैसे हल करना है, ताकि छोटा भाई अच्छी चीजों को सीधे साझा कर सके। छोटा कंकाल अपने छोटे भाई की पहचान को बहुत अच्छी तरह से समझता है। फिर वह सीधे नीचे कूद गया। जमीन पर गिरती आवाजें उन ज़ॉम्बी को चौंका देती हैं। कई सुनने वाले ज़ॉम्बी पहले ही इस तरफ देख चुके थे, और यहाँ तक कि एक तेज गति वाला ज़ॉम्बी भी सीधे ऊपर की ओर भाग रहा था। इस बार गाओ शुओ को आखिरकार पता चल गया कि कल ज़ॉम्बी बिजुका की तरह क्यों थे, सीधे जमीन पर गिरे। मैंने देखा कि छोटी खोपड़ी ने अपनी छाती से एक पसली निकाली और ज़ॉम्बी की ओर दौड़ी। ऐसा लग रहा था कि वह उसके सिर को कुचल रहा है। हर बार जब कठोर हड्डियां हिलती तो वह सीधे उस पर एक ज़ॉम्बी का सिर रख देता। विस्फोट होने पर एक तेज गति वाला ज़ॉम्बी अचानक छोटी खोपड़ी के सामने आ गया और उसके तीखे पंजे सीधे छोटी खोपड़ी की छाती पर जा गिरे। छोटे कंकाल सीधे लाश के पंजे से पकड़े गए, तुरंत उड़ गए, जमीन पर गिर गए और कुछ गांठों में गिर गए। लाशों के समूह ने थोड़ी उलझन के साथ जमीन पर हड्डी की अलमारियों को देखा, फिर स्तब्ध होकर चले गए। भूतों की तरह हर जगह लटकते हुए ये निम्न स्तर की लाश दुनिया को महसूस करने के लिए गंध और आवाज पर निर्भर करती है। छोटे कंकाल आवाज नहीं करते हैं और उनका कोई स्वाद नहीं है, वे उन्हें बिल्कुल भी नहीं पा सकते हैं। इन लाशों के चले जाने के तुरंत बाद छोटा कंकाल उछलकर जल्दी से उठ खड़ा हुआ और जमीन पर उछलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह खुश है कि उसने दुश्मन को बेवकूफ बना दिया है। उसने अपना सिर पीछे की ओर घुमाया और गाओ शुओ की तरफ सिर हिलाया, कुछ आवाजें निकाली। क्लिक। बॉस, देखो मैं कितना शक्तिशाली हूँ, दुश्मन को परास्त कर रहा हूँ। इतनी लंबी दूरी से गाओ शुओ इस छोटे कंकाल की खुशी को महसूस कर सकता है। इस छोटे कंकाल का आईक्यू बहुत अधिक है। उसे आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करनी चाहिए थी, शायद इसलिए क्योंकि वह पहला व्यक्ति था जिसे उसने देखा था, एक इंसान। इसलिए छोटा कंकाल खुद के लिए अनुकूल होगा, गाओ शुओ ने अनिश्चितता से सोचा। छोटी खोपड़ी ने कल गाओ शुओ द्वारा देखी गई विधि का उपयोग किया, खुद को एक अवशेष में बदल दिया और लाश में कुछ बार घूम गया। जब तक वह रुका तब तक आसपास की लाशें हल हो चुकी थीं। हालांकि शक्तिशाली लड़ाकू शक्ति एक बार देखी गई थी, लेकिन फिर भी गाओ शुओ के फैसले को झटका लगा। अपनी पसलियों को समेटते हुए छोटी खोपड़ी का सिर घूम गया और अचानक उसे एक अच्छी खुशबू आती हुई महसूस हुई। उसके विचार तुरंत सक्रिय हो गए और खाने के लिए कुछ था। इतना खुश कि उसने अपने पैरों के नीचे क्रिस्टल साफ देखा। पत्थर पर यह एक तलछट सिर से बाहर गिर गया। छोटी खोपड़ी ने पत्थर को सीधे अंदर की शक्ति को अवशोषित करने के लिए उठाया और उसका सिर दूसरी जगहों पर घूम गया। अचानक वह जल्दी से सक्रिय हो गया। आध्यात्मिक संबंध को ध्यान से महसूस किए बिना भी गाओ शुओ छोटी खोपड़ी के लहरदार दिल को देख सकता था। उसने जियो खोपड़ी को देखा और ज़ोंबी के सिर को खोदने के लिए एक तेज पंजे का इस्तेमाल किया। अंदर के क्रिस्टल नाभिक का पता लगाया, इसे सीधे अवशोषित किया और जल्दी से स्थानों को बदल दिया। मुझे नहीं पता कि मैंने कितने क्रिस्टल नाभिक खाए और छोटी खोपड़ी आखिरकार भर गई। उसने अपना सिर उठाया और अपने मुंह में एक अजीब सी आवाज निकाली और फिर बहुत ही मानवीय तरीके से अपनी छाती को छुआ। उसने अच्छी तरह से खाया और मांस खाने के लिए अपने मालिक का अनुसरण किया। बॉस के बारे में सोचते हुए, जो अभी भी बालकनी पर खड़ा है, बॉस ने कहा कि सभी के साथ साझा करने के लिए अच्छी चीजें हैं। बॉस ने उसे पहले भी बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया था। अब बॉस कमजोर है। एक छोटे भाई के रूप में उसे बॉस को भोजन खोजने में मदद करनी चाहिए। खोपड़ी ने जल्दी से क्रिस्टल नाभिक का एक गुच्छा इकट्ठा किया। जब गाओ शुओ वहां गया तो छोटी खोपड़ी ने बचे हुए नाभिक को इकट्ठा कर लिया था।
उसने मुझे नाभिक को गाओ शुओ के पैरों में धकेलने के लिए आमंत्रित किया। उसे लगा कि एक छोटे भाई के रूप में उसने भी कड़ी मेहनत की और सब कुछ बॉस के लिए था। फिर छोटी खोपड़ी गाओ शुओ के पैरों पर लेट गई और इधर उधर लुढ़कने लगी, लुढ़कते हुए और गाओ शुओ पर हंसते हुए। जब वह लुढ़का तो उसने कहा, बहुत समय हो गया है जब मैंने इतना भरपेट खाया है और मुझे गर्मी महसूस हो रही है। क्या यह उसके लिए है? गाओ शुओ इसे समझ नहीं सका। छोटी खोपड़ी के खुश मूड को महसूस करते हुए गाओ शुओ ने अपना हाथ बढ़ाया और छोटी खोपड़ी की पसलियों पर कुछ बार प्रहार किया, चारों ओर लुढ़कना। एक पल के लिए गाओ शुओ ने सोचा कि उसने जो देखा वह वास्तव में एक कुत्ता था। विशाल सुपरमार्केट में बहुत सारी सामग्री जमीन पर फेंकी गई थी। कोई व्यक्ति पहले कुछ खोजने आया था और पाया कि उसे जमीन पर ले जाना होगा। गाओ शुओ ने अलमारियों की एक पंक्ति से एक चढ़ाई बैग पाया और छोटे कंकालों को पैक किया। क्रिस्टल नाभिक को अंदर रखें, फिर बैकपैक उठाएं, इसे खोलें और इसे अपने शरीर पर ले जाएं। जब आपको कुछ उपयोगी मिले तो उसे बैकपैक में रखें। कपड़े बदलें, कुकीज और पानी खाएं। विशाल सुपरमार्केट, अलमारियां ऊंची हैं और आपके सामने दृष्टि को अवरुद्ध करती हैं। उसने पहली मंजिल पर दवा नहीं देखी। वह मुड़ा और दूसरी मंजिल पर चला गया। जब वह सीढ़ियों से ऊपर गया तो उसने पीछे देखा। एक नज़र के बाद मुझे छोटा कंकाल नहीं दिखाई दिया, शायद पहले ही जा चुका है। गाओ शुओ ने ऐसा सोचा और ऊपर की ओर चलना जारी रखा। जैसे ही मैं दूसरी मंजिल पर पहुंचा, एक काली छाया मेरे सामने से निकल कर आई। उसकी गति बिजली की तरह तेज थी और गाओ शुओ छाया के हमले से बचने के लिए पलट गया। काली छाया दीवार से टकराई और सदमे में एक कर्कश चीख निकाली। शुओ को केवल यह महसूस हुआ कि उसके कान का पर्दा दर्द कर रहा था और उसका छोटा शरीर दीवार पर झुक गया और फिर उसने अपना सिर गाओ शुओ की गर्दन की ओर घुमाया। अंधेरे छाया पर करीब से नजर डालें तो पता चला कि यह एक ज़ॉम्बी चूहा है। हालांकि यह ज़ॉम्बी चूहा सिर्फ एक थप्पड़ जितना बड़ा है, लेकिन इसकी गति और शक्ति पिछले वाले से बिल्कुल भी तुलना नहीं की जा सकती। आंखों की एक जोड़ी अजीब लाल रोशनी से चमकती है और इससे खरोंची गई दीवारें सीधे सड़क पर गहरी खरोंचें दिखाई देती हैं। गाओ शुओ कुछ कदम पीछे हट गया, अपनी तलवार आगे खींची और तेज ब्लेड हवा में कट गया। उसने देखा कि ज़ोंबी कटने वाला था। ज़ोंबी की गति थोड़ी तेज थी। ज़ोंबी की पूंछ पर उसने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया की और जल्दी से एक बर्फ का ब्लेड फेंका। ज़ॉम्बी चूहे को गाओ शुओ ने तुरंत दीवार पर कील ठोंक दिया और गाओ शुओ ने आगे बढ़कर ज़ॉम्बी चूहे को दो टुकड़ों में काट दिया। ज़ॉम्बी के शरीर से एक साफ क्रिस्टल नाभिक गिरा। तीसरा क्रिस्टल नाभिक बिल्कुल सही था। यह वही था जिसकी गाओ शुओ को अब जरूरत थी। उसने क्रिस्टल नाभिक उठाया और सुपरमार्केट में खोज जारी रखी। दुनिया के अंत के बाद न केवल कुछ लोग उत्परिवर्तित होते हैं, बल्कि वे जानवर और पौधे भी होते हैं। जंगल में कुछ उत्परिवर्तित पौधे और जानवर आसानी से एक शक्तिशाली दस्ते को भी नष्ट कर सकते हैं। इस ज़ोंबी चूहे की तरह, अगर यह एक घोंसले का सामना करने के लिए बदकिस्मत है, भले ही यह वर्तमान में हो, गाओ शुओ भी जल्दी में होगा। सुपरमार्केट की तीसरी मंजिल के उत्तर पश्चिमी कोने में गाओ शुओ को आखिरकार कुछ पट्टियां और दवाएं मिल गईं। घाव का इलाज करने के बाद उसने एक कोना ढूंढा और अपना बैग नीचे रखकर जमीन पर लेट गया और आराम करने लगा। अपनी आंखें बंद करके वह हाल ही में हुई घटना के बारे में सोचने लगा, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वह समझ नहीं पाया कि लू जिनचेंग ने विश्वासघात क्यों किया। मूल रूप से ब्राइट बेस में 3 प्रमुख बल थे: सेना के कमांडर इन चीफ लिन लिन, उनकी ठंडी रात की भाड़े की रेजिमेंट, और एक है फैंग लिक्सुआन का टैमरॉन। दुनिया के अंत से पहले फैंग लिक्सुआन और वह घातक प्रतिद्वंद्वी थे। दुनिया के अंत के बाद सब कुछ पटरी पर आने लगा। दोनों ने पाया कि वे एक ही बेस में थे। स्वाभाविक रूप से बहुत सारे झगड़े हुए। हालांकि वह और फैंग लिक्सुआन हमेशा एक दूसरे को मारना चाहते थे। लू लिन हमेशा गुप्त रूप से पीछा करता था ताकि ऐसी स्थिति न दिखे जिसमें उनमें से एक को जनरल द्वारा दबा दिया जाए। मूल रूप से त्रिपक्षीय सेनाएं समतल थीं, लेकिन जब से एक नई सेना आई, संतुलन टूट गया। इस बार वह आपूर्ति खोजने के लिए बेस से बाहर चला गया। भाड़े के रेजिमेंट में बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन लू जिनचेंग ने उसे मार डाला और वास्तव में फैंग लिक्सुआन को भाड़े के समूह की खबर बेच दी। फैंग लिक्सुआन के चरित्र के साथ, अगर उसे पता है कि वह मारा जाएगा तो वह कोई जगह नहीं छोड़ेगा, इसलिए रास्ते में उसे खोजने वाला व्यक्ति खाली नहीं हुआ होगा। लेकिन फैंग लिक्सुआन को उम्मीद नहीं थी कि एक आदेश से उसकी शक्ति में सुधार होगा। इसलिए अपने भाइयों की स्थिति जानने के लिए उसे बस एक अच्छा आराम करने की जरूरत है और फिर शिकार के दरवाजे पर आने का इंतजार करना होगा। गाओ शुओ ने अनजाने में दीवार के सहारे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके कान से एक असामान्य आवाज आई। गाओ शुओ ने जल्दी से अपनी कमर पर चाकू को छुआ, अपनी आंखें खोली और देखा कि छोटे कंकाल को पता नहीं चला कि वह कब से अनलो के पास आ गया। उसके सामने बैठा एक व्यक्ति और एक खोपड़ी 1 मीटर से भी कम दूरी पर, अपना सिर टेढ़ा करके और बिना आंखों वाला ब्लैक होल उसे इतनी बेवकूफ़ी से देख रहा था मानो वह सोच रहा हो कि गाओ शुओ क्या कर रहा है। वह नहीं गया और गाओ शुओ की अभिव्यक्ति अजीब थी। उसे याद आया कि पिछले दिनों में कुछ लोग शक्तियों को बुलाने की क्षमता रखते थे।
वे अपने लिए लड़ने के लिए बहुत सारे अजीब जीवों को बुला सकते थे, लेकिन उसने यह नहीं सुना कि कंकाल को किसने बुलाया था। इसके अलावा बुलाए गए जीवों में कोई विचार नहीं है। जब छोटी खोपड़ी ने देखा कि गाओ शुओ जाग गया है तो वह तुरंत उठ गया और जमीन पर खड़ा हो गया, नाचते हुए जैसे वह गाओ शुओ के साथ गलतियां कबूल कर रहा हो। गाओ शुओ ने नीचे देखा और चौंक गया। जमीन पर कई क्रिस्टल नाभिक थे, उनमें से कई तीसरे क्रम के हैं। वो थोड़ा उलझन में था और छोटी खोपड़ी के पंजे को देखा। जमीन पर बैग खुला था और सामग्री सब वहां थी। तीसरे स्तर के क्रिस्टल नाभिक गायब थे। वह इतनी अच्छी तरह से सो गया कि उसका बैग रजाई बना हुआ था। जब उसने इसे खोला तो वह नहीं उठा और गाओ शुओ की पलकें झपक गईं। सौभाग्य से छोटा कंकाल खुद के लिए दुर्भावनापूर्ण नहीं था। छोटे कंकाल ने जो खाना पाया उसे बॉस की तरफ धकेल दिया। वो एक अच्छा छोटा भाई है। हालांकि उसने गलती से बॉस का संग्रह चुरा लिया था, लेकिन उसने पहले ही इसकी भरपाई कर ली है, इसलिए उसके अच्छे व्यवहार के लिए बॉस को नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है मेरे लिए। उसने जमीन पर पड़े नाभिकों की ओर इशारा किया। छोटी खोपड़ी ने तुरंत सिर हिलाया और खोपड़ी उसकी गर्दन के चारों ओर फड़फड़ाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भी समय गिर जाएगी। पहले से ही समझ में आ गया कि उसने क्या कहा। ये छोटा कंकाल इतनी तेजी से विकसित हुआ है, शायद जल्द ही इसमें एक सामान्य व्यक्ति की सोच होगी। गाओ शुओ ने चुपचाप नाभिक को बंद कर दिया। खिड़की से बाहर देखा। सूरज डूब गया था। वह बहुत देर तक सोया था। ठंडी हवा खिड़की से ठंड के साथ बह रही थी और ऐसा लग रहा था कि मौसम फिर से ठंडा होने वाला था। उसने सुपरमार्केट में पाया हुआ कोट निकाला और अपने शरीर पर डाल लिया। पीछे देखते हुए गाओ शुओ के चेहरे का पक्षाघात टूट गया। छोटे कंकाल को पता नहीं था कि लाल अंडरवियर कहाँ मिलेगा। मैंने शायद देखा कि गाओ शुओ कपड़े पहनते समय थोड़ा उत्सुक था। उसने सीधे अंडरवियर को खोपड़ी पर रख दिया। नतीजतन उसकी आंखें गलती से ढक गईं। छोटी खोपड़ी की आंखें ढक गईं। झांगिया नृत्य पंजे इधर उधर भागते हुए और फिर उसके बगल में खुली पेंट की बाल्टी में डूब गए। नीले रंग ने उसके सिर को ढक लिया था और जब वह उठा तो छोटा कंकाल बहुत गुस्से में था। उसने अपना लिंग नीचे खींच लिया और अपना सिर हिलाया। उसने पंजे और सिर पर अजीब बलगम पाया और चुपचाप गुर्राने के लिए अपना मुंह खोला। यहाँ आओ। गाओ शुओ ने अनिच्छा से छोटी खोपड़ी को खींच लिया। शेल्फ पर कपड़े उठाए और छोटी खोपड़ी के लिए पंजा पोंछा और फिर उसका सिर पोंछा। पेंट पोंछना आसान नहीं है। चिंतित बस अपना सिर उतार दिया और गाओ शुओ को सौंप दिया। गाओ शुओ ने फैसला किया, चाहे वह कितनी भी बार देखे, ये दृश्य अभी भी बहुत ही प्रभावशाली था। आखिरकार पेंट को पोंछने के बाद गाओ शुओ ने अपना सिर छोटी खोपड़ी पर रखा और उस आकृति को देखा जो अलमारियों के बीच आगे पीछे चलने लगी थी। गाओ शुओ को लग रहा था कि वो बच्चों की देखभाल कर रहा था। अगले कुछ दिनों तक छोटा कंकाल हमेशा गाओ शुओ का पीछा करता रहा। चाहे गाओ शुओ कहीं भी जाए, वह बिना किसी कारण के उसका पीछा करता था और कभी कभी गाओ शुओ को गंभीर नुकसान का सामना करना पड़ता था और वह मदद करने के लिए पहल करता था। इसे भूल जाओ। जब आपको एक विशेष टीम का सदस्य मिलता है तो यह उल्लेख करना न भूलें कि यह टीम का सदस्य इतना मजबूत है कि वो प्रतिद्वंद्वी भी नहीं है। गाओ शुओ ने छोटे कंकाल को वापस लाइट बेस पर लाने का फैसला किया और कहा कि उसने खुद को वैसे भी बुलाया था। पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं है। इन दिनों गाओ शुओ छोटी खोपड़ियों से परिचित है और वह छोटी खोपड़ियों के कुछ शारीरिक भावों के बारे में कुछ सरल अर्थों का अनुमान लगा सकता है। एक व्यक्ति और एक कंकाल के बीच आखिरकार इतना छोटा सा बुनियादी संचार हुआ। इस अवधि के दौरान गाओ शुओ ने आसपास के मार्गों की खोज की है। स्पष्ट रूप से सैन्य आपूर्ति के उस बैच का स्थान भी निर्धारित किया गया था। बस वहां के आसपास कई तरह की ब्लडथॉर्न बैलें हैं। जब इस तरह का ब्लडथॉर्न किसी व्यक्ति के चारों ओर उलझता है तो ये तुरंत लोगों को सुन्न कर देता है और उन्हें भ्रम हो जाता है। ब्लडथॉर्न मानव शरीर में रक्त को तब तक अवशोषित करने का अवसर लेगा जब तक कि उसे चूसा न जाए। हाँ, लेकिन उनकी दुश्मनी आग है, इसलिए कम से कम उन्हें एक शक्तिशाली आग की क्षमता की आवश्यकता है। गाओ शुओ ने इस मामले के सुलझने का इंतजार करने का फैसला किया और तुरंत अपने भाइयों को सामान लेने के लिए ले गया और फिर एक कम स्तर की लाश को मार डाला जो वहां आई थी। गाओ शुओ सुपरमार्केट में वापस गया और तीसरी मंजिल पर चढ़ गया। उस समय गाओ शुओ का मुंह फड़क उठा और उसने पाया कि जब से वह छोटी खोपड़ी से मिला था उसकी अभिव्यक्ति और भी अधिक हो गई थी। छोटी खोपड़ी एक बड़े नरम बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसका बायां पैर उसके दाहिने पैर पर टिका हुआ था और एक एयरलांग पैर उसके पंजे में सिगरेट थी जो उसके मुंह के बगल में रखी हुई थी और दूसरा पंजा उसकी बगल में था जो लगातार बिस्तर पर धमाका कर रहा था। समय समय पर कालिक जमीन पर उछल रही थी, एक उदास युवक की तरह। जब उसने गाओ शुओ को वापस आते देखा तो उसने सिगरेट और लाइटर को एक तरफ फेंक दिया और अपने मुंह में क्लिक की आवाज की। एक कंकाल के रूप में ये हरकतें करना वास्तव में असहनीय है। गाओ शुओ ने सिगरेट को मजेदार तरीके से लिया और जलाने के बाद एक घूंट लिया। कल सिगरेट मिलने के बाद छोटे कंकाल ने धूम्रपान करने का व्यवहार देखा। लीमा को कुछ सीखना है, इसलिए इसे अच्छी तरह से सीखें। मुझे बैठने के लिए जगह मिल गई और गाओ शुओ ने नीचे पाया गया संपीड़ित बिस्किट उठाया और उसे खा लिया।
समय की गिनती करते हुए जो लोग उसे खोज रहे थे उन्हें एच बाजार तक पहुंच जाना चाहिए था, बस यह नहीं पता कि वे उसे कितना आश्चर्य दे सकते हैं। आदि उसने इन शक्ति स्वामियों को नष्ट कर दिया, फैंग लिक्सुआन की बांह तोड़ दी और धीरे धीरे खातों को निपटाने के लिए दूसरी पार्टी में वापस चला गया। अचानक उसके हाथ में रखा पानी छीन लिया गया। गाओ शुओ ने पीछे देखा, छोटा कंकाल उसके मुंह में पानी डाल रहा था। दुर्भाग्य से उसका कंकाल कुछ भी नहीं पकड़ सका। पानी सीधे हड्डियों के बीच से गिर गया और सब जमीन पर गिर गया। जमीन पर एक दबा हुआ बिस्किट भी था, जाहिर तौर पर एक छोटी खोपड़ी भी। छोटी खोपड़ी ने अपना सिर नीचे किया, जमीन पर दबाए गए बिस्किट और पानी को देखा और फिर एक दबाया हुआ बिस्किट अपने मुंह में उठा लिया। बिना किसी संदेह के दबाया हुआ बिस्किट फिर से जमीन पर गिर गया और उसने खाली खोपड़ी की आंखों को ऊपर की ओर करके अपना सिर उठाया। शो स्पष्ट रूप से कोई अभिव्यक्ति नहीं करता है, लेकिन चकित और शिकायत प्रकट करता है। इस दृश्य को देखने के बाद गाओ शुओ आखिरकार हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और अनजाने में अपने होठों को ऊपर उठाया, जिससे एक हल्की मुस्कान प्रकट हुई। कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट के नेता के रूप में गाओ शुओ अपनी उदासीनता के लिए प्रसिद्ध थे। लोगों ने उन्हें हंसते हुए देखा है और अगर लीग के सदस्यों ने इसे देखा तो वो शायद अपनी ठुड्डी नीचे कर लेंगे। गाओ शुओ की मुस्कान को समझने के बाद छोटा कंकाल गुस्से में लग रहा था। उसने हिंसक तरीके से अपना पैर उठाया, जमीन पर जमकर कदम रखा और सीधे संपीड़ित बिस्कुट पर पैर रखकर टुकड़ों में बदल गया। गाओ शुओ ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। डूब गया। एक तरफ शेल्फ से एक मछली पकड़ने का जाल उठाया, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और फिर छोटी खोपड़ी की कमर के चारों ओर लपेटा। छोटे कंकाल से कहा, अब कोशिश करो। छोटी खोपड़ी ने एक बिस्किट उठाया और उसे अपने मुंह में डाल लिया। इस बार बिस्किट मछली पकड़ने के जाल पर गिर गया। उसे लगा कि उसने नया महाद्वीप ढूंढ लिया है और उसे टुकड़े टुकड़े करके भर दिया है। थोड़ी देर के लिए ये बहुत धीमा लगा, इसलिए उसने बस खोपड़ी उठाई और सीधे उस पीढ़ी के संपीड़ित बिस्किट को पेट में भर लिया। बॉस बहुत शक्तिशाली था और समस्या इतनी जल्दी हल हो गई। गाओ शुओ ने छोटी खोपड़ी की शक्ल पर नजर डाली और महसूस किया कि यह एहसास अद्भुत था। एक ऐसे बच्चे की देखभाल करने का एहसास था जो समझदार नहीं था। छोटी खोपड़ी को अचानक कुछ याद आ गया। जब खोपड़ी हिली तो वह सीधे उड़ गई और पेट में कुकीज ले गई। बाहर निकालो, अपने आप को फिर से जोड़ो और घर से निकल जाओ। इस समय एच शहर के प्रवेश द्वार पर एक और व्यक्ति दिखाई दिया। एक युवा व्यक्ति बंधा हुआ था। वह घायल था और कई घावों से अभी भी खून बह रहा था। जाहिर है उसने अभी अभी एक भयंकर लड़ाई का अनुभव किया था और बहुत गंभीर दिख रहा था। कमजोर, घबराया हुआ टीम के बीच में चला गया। थोड़ी देर चलने के बाद सबसे आगे वाला युवक चौराहे पर खड़ा हो गया और पास के शहर को देखने लगा। उसने कहा, ऐसा लगता है कि यह एच शहर है। शहर में प्रवेश करने के बाद सभी का उत्थान होगा। अगर गाओ शुओ अभी भी जीवित है तो निश्चित रूप से यहीं कहीं छिपा होगा। भाई जुवान ने कहा, लोगों को जीवित देखना, मृत शरीर देखना। ये सुनने के बाद किसी ने तुरंत पूछा, जुवान भाई शर्मनाक नहीं है? अगर गाओ शुओ एक ज़ोंबी बन गया था तो हम इसे कहाँ पाएंगे? अगर इसे खाया गया था तो एक मैल भी नहीं है। जिस युवक को पीटा गया था उसने उपहास किया और तिरस्कारपूर्वक कहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। रुको, भाई शुओ तुम सभी को मार डालेगा। उससे पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अग्रणी युवक ने हंसते हुए कहा, गाओ शुओ को ढूंढकर और तुम्हें ढूंढकर अच्छा लगा। सुन यांग, बताओ आपूर्ति का जत्था कहाँ है? सन यांग ने अपने चेहरे पर उपहास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, लू निंग, आपने जो पूछा वो अजीब है। क्या लू जिनचेंग आपके साथ सहयोग नहीं कर रहा है? उसने आपको यह नहीं बताया कि आपूर्ति कहाँ है? ऐसा लगता है कि आपका आईक्यू बहुत अच्छा नहीं है, दयालु। लानत है। लू निंग ने सन यांग को जोर से लात मारी, फिर एक दुष्ट मुस्कान प्रकट की। आगे बढ़कर सन यांग के चेहरे को छुआ। मुझे अभी पता चला है कि आप बेस से बेहतर हो गए हैं। यहाँ के गैजेट बहुत बेहतर दिखते हैं, उनका स्वाद अच्छा होना चाहिए। लू निंग की बातें सुनने के बाद सन यांग को सर्दी लग गई और वह कांपने लगा। लू निंग उसके जवाब से बहुत संतुष्ट था और मुस्कुराया, अब तुम्हें याद आ गया होगा कि सामान कहाँ रखना है। सन यांग चुप था, उसने अपने दांत पीस लिए और कुछ नहीं कहा। लू निंग की आंखों में एक शातिर रोशनी चमक उठी और उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, इस लड़के के बारे में आशावादी रहो, हम उन्नत शहर में हैं। अगर गाओ शुओ अपने भाई को हमारे द्वारा पकड़े हुए देखता है तो हमें खुद ही बाहर आना होगा, और जब वह संकल्प लेगा तो लड़का आपको पुरस्कृत करेगा और मुझे विश्वास नहीं है कि वो चुप रहेगा। समूह तुरंत शहर की ओर चल पड़ा और देखा कि सड़क के किनारे एक कंकाल खड़ा है। रोनिन ने उसे लात मारी और कंकाल जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। खोपड़ी कहाँ है? यह अभी भी सुनहरा है। लू निंग ने कंकाल के फ्रेम पर नजर डाली और देखा कि कुछ गड़बड़ है। कुछ नजरों के बाद कुछ नहीं हुआ और वह उलझन में आगे देखने लगा। आंख, शायद उसने बहुत ज्यादा सोचा। पार्टी के चले जाने के बाद सन यांग ने बिना कोई टिप्पणी किए पीछे देखा। उसका दिल अचानक फट गया, उसकी आंखें लगभग गिर गईं। उसने खुद द्वारा इकट्ठा किए गए टूटे हुए कंकाल के फ्रेम को देखा और उसे पीछे देखते हुए देखा। उसने जानबूझकर उस पर अपने पंजे भी लहराए।
उसने वास्तव में अपने सिर को चोट पहुंचाई और सभी को मतभ्रम हुआ। छोटी खोपड़ी के खड़े होने के बाद उसने अपना सिर टेढ़ा किया और अपने सामने वाले व्यक्ति को देखा। उसने वे सभी शब्द सुने, हालांकि बहुत सारे शब्द थे और उनमें से अधिकांश समझ में नहीं आए, फिर भी उसने एक छोटा सा हिस्सा समझा। गाओ शुओ इक्वल्स बॉस इक्वल्स आवश्यक व्यक्ति जो सुरक्षा करता है, इसलिए जो आदमी कमजोर दिखता है वह बॉस का छोटा भाई है, बहुत समान नहीं है। बॉस के छोटे भाई ने उसे क्यों नहीं देखा? छोटी खोपड़ियों को उलझा हुआ बनाता है, यही कारण है कि इन लोगों ने खुद को मोटा और सूजा हुआ बना लिया। ये बहुत बदसूरत है। उसने अपने पंजे को देखा, जिन चाणकन, चमकदार, सुंदर, कितना सुंदर। बॉस से पूछने के लिए वापस जाओ। वह आगे बढ़ा, बिजली की तरह गायब हो गया। सामने की पंक्ति के दौरान कोई नहीं मिला। छोटी खोपड़ी आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। जब वह भागा तो वह तेज हवा उड़ा रहा था। जब वह सुपरमार्केट में लौटा तो वह अवाक रह गया क्योंकि बॉस चला गया था। उसने अपने पंजे से उसका सिर खटखटाया। थोड़ी देर के लिए वह थोड़ा उलझन में था। बॉस को खोना नहीं चाहिए, चलो। लुओ निंग में कई लोग सड़क के किनारे चले गए। मुझे नहीं पता कि यह एक संयोग था या नहीं। जिस सड़क से वे गए थे वह बिल्कुल वही थी जहां से छोटे कंकाल आए थे। सड़क के किनारे लाशों को पहले से ही छोटे कंकालों द्वारा हल किया गया था। रास्ते में कोई खतरा नहीं मिला। जहां वे नहीं देख सकते थे, गाओ शुओ अंधेरे में छिप गया था। ध्यान से उनकी हरकतों को देख रहा था। इतने दिनों तक इंतजार कर रहा था और आखिरकार उसे इंतजार करने दिया। कुल 6 लोग, 4 तीसरे क्रम की शक्तियां थीं, बचे अगले 2 भी दूसरे क्रम के हैं। फैंग लिक्सुआन को उसे मारने के लिए वास्तव में कठिन समय था। यदि ये 4 तीसरे क्रम की क्षमताएं इस शहर में मर जाती तो फैंग लिक्सुआन शायद खून की उल्टी कर देता। जब उसने घायल सूर्य यांग को देखा तो गाओ शुओ ने अपनी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकाई। वह चुपचाप पीछा किया और टीम के पीछे शीघ्र ही गिर गया। ये गोली मारने का अच्छा समय नहीं है। हालांकि उसकी शक्तियां कुछ लोगों से बेहतर हैं, लेकिन सन यांग दूसरे के हाथों में है। वह गारंटी नहीं दे सकता कि वह ऐसा करते समय एक पल में 6 लोगों को मार सकता है। चूक होने की स्थिति में सन यांग के खिलाफ एक व्यक्ति को छोड़कर लाभ अधिक हो जाता है। कुछ मोड़ मोड़ने के बाद सड़क के किनारे कई लाशें बिखरी हुई दिखाई दीं। लुओ निंग के बगल में एक अग्नि शक्तिशाली व्यक्ति ने एक बार हाथ हिलाया और तुरंत इन लाशों को नष्ट करने के लिए आग की कुछ बूंदें उड़ा दीं। उसने अचानक एक कठोर वस्तु पर पैर रख दिया। मनोवैज्ञानिक ने नीचे देखा, लेकिन यह वास्तव में एक खोपड़ी का पंजा था। उसने अजीब तरह से आगे देखा और पाया कि सड़क के किनारे कंकाल के रैक बिखरे हुए थे और हड्डियां हर जगह बिखरी हुई थीं। भाई, ये शहर वास्तव में बुरा है। हर जगह कंकाल क्यों हैं और वे सभी सुनहरे क्यों हैं? सन यांग ने अपना सिर बहुत नीचे झुका लिया और अपनी आंखों में सदमे को छिपाने की कोशिश की। उसके पैरों पर खोपड़ी के पंजे ने उसकी पतलून को पकड़ लिया और उसे 2 बार घसीटा और यहाँ तक कि उसकी मध्यमा उंगली से भी तुलना की। उसे लगा कि उसे अपने सिर को तुरंत ठीक करने की जरूरत है। नहीं, तुम इतना अद्भुत दृश्य कैसे देख सकते हो? लुओ निंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने पैरों के नीचे बेजान कंकाल को देखा। ये राक्षस से भी ज्यादा असामान्य था। उसे विश्वास नहीं था कि सब कुछ संयोग था। वो अंतिम दिनों से लेकर आज तक जी सकता था। उसने ताकत से ज्यादा सावधानी और सतर्कता पर भरोसा किया। उसने अपने हाथ हिलाए और एक तूफान आया जो सीधे खोपड़ी की ओर बढ़ गया। जब गड़गड़ाहट होती तो खोपड़ी निश्चित रूप से मैल बन जाती, लेकिन दुर्भाग्य से वह तस्वीर नहीं बनी जिसकी सभी को उम्मीद थी। जब लुओ लेई खोपड़ी से टकराने ही वाला था तो खोपड़ी अचानक हिल गई और सीधे बाहर कूद गई, जैसे कोई फुटबॉल हो। ये कुछ मीटर दूर भी उछला और एक अदृश्य शक्ति ने इसे सीधे हवा में उठा लिया और ऊपरी और निचले जबड़े आपस में टकरा गए, जिससे सभी की खोपड़ी सुन्न हो गई। इसके तुरंत बाद जमीन पर बिखरे हुए 5 कंकाल जीवित प्रतीत होने लगे और वे स्वचालित रूप से उछल पड़े तथा सबके सामने विभिन्न अजीब हरकतें करने लगे। भीड़ ने एक सांस ली, चौड़ी आंखों से छोटी खोपड़ी को देखा और जिस क्षण वे खो गए, गाओ शुओ ने अभिनय किया। वो अंधेरे से बाहर कूद गया और जल्दी से एक घने बर्फ के ब्लेड को फेंक दिया। ऐसा गहन हमला, लेकिन बस सूर्य यांग की स्थिति से बच गया। हम देख सकते हैं कि उसका नियंत्रण कितना सटीक है। चौथे और तीसरे क्रम की तुलना की जाती है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है जो अधिक है, जिसमें ताकत और गति शामिल है। रोनिन पर लोगों ने अचानक पाया कि उन पर हमला किया गया था और उन्होंने बहुत तेजी से जवाब दिया। मिट्टी आधारित क्षमताओं में से एक तुरंत आगे आया। मैंने नहीं देखा कि वह कैसे आगे बढ़ा। तुरंत एक मोटी मिट्टी की दीवार भीड़ के सामने रुक गई। बर्फ की ब्लेड ने मिट्टी की दीवार पर प्रहार किया, जिससे एक मजबूत पैठ निकली, सीधे दीवार में प्रवेश किया और फट गया। आह! एक चीख तुरंत चिल्लाई और दूसरे क्रम की क्षमता सीधे बिंगदाओ द्वारा पारित की गई। इस समय सन यांग ने भी कार्रवाई की। उसके हाथ की हथेली से एक ज्वलंत ज्वाला उठी और उस बेल को जला दिया जिसने उसे रोक रखा था, और उसी समय वह जल्दी से पीछे हट गया। जब लकड़ी पर आधारित क्षमता ने ये देखा तो उसने तुरंत एक बेल फेंकी और सन यांग को फिर से पकड़ना चाहा। पकड़ो! हमले से आग की लपटें और गड़गड़ाहट चमकती हुई। गाओ शुओ ने सन यांग को फिर से पकड़ लिया और उसके पैर जमकर पटकने लगे।
तुरंत जमीन से कई बर्फ के शंकु निकले और नीचे से ऊपर की ओर हमला किया। कुछ लोग बर्फ के शंकु से बचने के लिए जल्दी कर रहे थे। उन्होंने सन यांग को उनसे दूर जाते देखा। ये देखकर कि सन यांग मुसीबत से बाहर आ गया है, गाओ शुओ का मन थोड़ा स्थिर हो गया और उसने फिर से एक घने बर्फ के ब्लेड पर प्रहार करने के लिए अपना हाथ लहराया। उसी समय वह फट गया, अपनी कमर से तलवार खींची और आगे बढ़ा। कदमों के बीच का अंतर तुरंत प्रदर्शित हुआ और वह आसानी से चमक गया। कुछ लोगों ने तीव्रता से हमला करने के बाद उनके हाथ गिर गए और तलवार गिर गई, और ठंडी रोशनी चमकने के बाद लकड़ी से चलने वाला व्यक्ति अपनी छाती को धक्कते हुए जमीन पर गिर गया। जमीन अचानक कांप उठी और पृथ्वी आधारित शक्ति वाले व्यक्ति ने जमीन को हिलाकर रख दिया। उसके पैर अस्थिर हो गए। गाओ शुओ का शरीर ऊपर उठा और वह आकाश में उठ गया। इस समय लू निंग की गड़गड़ाहट और अग्नि शक्ति की लपटें एक साथ उस पर हमला कर रही थीं। गाओ शुओ मध्य हवा में चकमा नहीं दे सकता था। उसने सीधे सामने को अवरुद्ध करने के लिए एक कठोर बर्फ की दीवार इकट्ठा की। लैंडिंग के समय 2 कठोर बर्फ शंकु पृथ्वी आधारित शक्ति और शेष दूसरे स्तर की शक्ति के दिल में घुस गए थे। क्या तुम उन्नत हो? लू निंग ने कहा। उसकी आंखों में डर की एक चमक थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाओ शुओ न केवल इतनी जल्दी ठीक हो जाएगा बल्कि उन्नत भी होगा और इस तरह की चुनौती देगा। इस तरह की बात कोई भी कभी सफल नहीं हुआ है। हाँ, फैंग लिक्सुआन को तुम्हें बाहर भेजने का पछतावा होना चाहिए। मुझे याद है कि तुम सभी टैंगलोंग सोसाइटी के कुलीन लोग हो। अगर तुम इतनी बार मरोगे तो वो बहुत क्रोधित हो जाएगा। गाओ शुओ ने व्यंग्य किया। रोनिन ने पहले ही यहाँ इस्तीफा दे दिया था। वह यहाँ व्यर्थ नहीं मरना चाहता था। मैंने देखा कि उसका शरीर अचानक कांप उठा और अपनी जगह पर ही गायब हो गया। ये कुछ ही समय में गायब हो गया। रोनिन का दूसरा कौशल छिपा हुआ था। शाओ टैंगलोंग के विरोधी रोनिन की छिपने की क्षमता के तहत मर जाएंगे। गाओ शुओ के विचार अचानक से उड़ गए और वह अचानक सन यांग की ओर कूद पड़ा। उसी समय उसने बर्फ के बड़े टुकड़े को गिरा दिया और गिरते हुए बर्फ के कई टुकड़े अचानक हवा में उड़ गए। उस स्थिति में गाओ शुओ आगे बढ़ा। अग्नि शक्ति वाले व्यक्ति ने लुओ निंग के मन को देखा और तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा। वह बहुत स्पष्ट था कि जब तक लुओ निंग ने सन यांग को पकड़ लिया तब तक उनके बचने की उम्मीद थी। झटका लगाओ। गाओ शुओ ने अचानक उस पर पानी का पर्दा लहराया। अग्नि शक्ति वाले व्यक्ति ने देखा कि यह पानी था, लेकिन इसके बजाय इसे पकड़ लिया और अपनी इच्छा से छिप गया। वह गाओ शुओ को जमीन तक पहुंचने से रोकना चाहता था। अचानक पानी का फूल फट गया और पानी का फूल अग्नि शक्ति वाले व्यक्ति के हाथ पर गिर गया और सीधे उसकी त्वचा में घुस गया। एक पल के बाद वह अचानक चिल्लाया और जमीन पर गिर गया और फिर किकियाओ खून से लथपथ हो गया। गुआंगमिंग बेस पर हर कोई जानता है कि कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट का नेता एक दोहरी शक्ति है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी दूसरी शक्ति क्या है। इस तरफ लुओ निंग सूर्य यांग के शरीर की ओर दौड़ा और उसके हाथ में कट फूट पड़ा, जिससे दूसरी तरफ की लाश गिर गई। जबकि उसी समय उसने दूसरी तरफ की छाती पर चाकू रखते हुए गाओ शुओ से कहा, मुझे जाने दो या उसे मार दो। गाओ शुओ की अभिव्यक्ति अजीब थी, जैसे कुछ निराशाजनक देख रहा हो। उसके मुंह का कोना थोड़ा सिकुड़ गया। लुओ निंग का दिल धड़क उठा। क्या गाओ शुओ ने सन यांग की जिंदगी और मौत को नजरअंदाज किया? और फिर वह कांपना बंद नहीं कर सका क्योंकि उसने देखा कि सन यांग कुछ मीटर दूर आया था। उसे बड़ी आंखों से घूर रहा था। लुओ निंग ठंडा था और सन यांग विपरीत था। वह किसे पकड़ रहा था? नीचे देखा, एक जिन चांचन खोपड़ी जमीन पर बैठी थी, अपने सिर को टेढ़ा करके उसे देख रही थी, अपने पंजे में चाकू पकड़े हुए, और उसे देख रही थी। जोर से पीछे मुड़ते ही छोटा चाकू टूटे हुए कांच के टुकड़े की तरह गिर गया और एक टुकड़ा गिरा। छोटी खोपड़ी ने जमीन पर पड़े मलबे का सामना किया। उसका चेहरा मासूम था। गाओ शुओ ने आह भरी। यह आदमी सिर्फ दिखावा करने में गर्व महसूस करता है। उससे मत पूछो कि उसने इसे क्यों देखा। बॉस उद्धरण, पहला भाई नहीं बनना चाहता, अच्छा भाई नहीं बनना चाहता। सबसे तेज गति से लुओ निंग को हल करते हुए छोटा कंकाल गाओ शुओ को प्रशंसा की प्रतीक्षा में पकड़ रहा था। ये देखने के लिए कि वह कितना स्मार्ट था, ये जानते हुए कि मालिक कमजोर चिकन को बचाना चाहता था। वह सिर्फ उसकी रक्षा के लिए कमजोर चिकन के पीछे खड़ा था, इसलिए उसके पहले छोटे भाई की पहचान कभी नहीं हिलेगी। संकट टलने के बाद सन यांग बेहोश हो गया। गाओ शुओ ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया, उसके बाद एक कंकाल रैक से, और धीरे धीरे वापस चला गया। जैसे ही वह जमीन पर पहुंचा, छोटा कंकाल तुरंत बिस्तर पर लेट गया और हल्के से एक सिगरेट जलाई। एक उदास कंकाल होने का नाटक करना शुरू कर दिया। गाओ शुओ को सन यांग को अपने बगल में रखना पड़ा। बहुत देर तक गंदगी से लथपथ बाहर रहने के बाद गाओ शुओ ने थोड़ा पानी लिया और अपना चेहरा धोया। छोटे कंकाल को देखने के बाद वह दिलचस्पी से बाहर आया और बेसिन में पानी का एक गुच्छा पकड़ने के लिए अपना पंजा बढ़ाया। दुर्भाग्य से खोपड़ी के पंजे बहुत मजबूत थे, पानी को पकड़ने में असमर्थ। साफ पानी उसकी पादांगलियों से नीचे गिर गया और छोटे कंकाल ने अपनी गोल और क्रिस्टलीकृत पादांगलियों को देखा और फिर से अचंभित हो गया।
फिर उसने गाओ शुओ के चेहरे को धोने वाले तौलिए को खींच लिया, उसके सिर को हटाया और उसे बहुत सावधानी से पोंछा। थोड़ी देर बाद उसने उरोस्थी और उसके 2 पैर की हड्डियों को हटा दिया और उसे फिर से पोंछा। अंत में उसने अपने बाएं हाथ की हड्डी को हटा दिया और उसे पोंछने ही वाला था कि अचानक उसने पाया कि वह अपने बाएं हाथ से अपने दाहिने हाथ में पानी नहीं पहुंच सकता। उसने पीछे मुड़कर सन यांग की ओर देखा जो अभी अभी उठा था और उसने अपने बाएं हाथ की हड्डी सन यांग को सौंप दी। कच्चा, मुझे इसे पकड़ने में मदद करो, कमजोर मुर्गी। सन यांग ने हवा में गंदा आसन रखा, यंत्रवत छोटी खोपड़ी द्वारा सौंपी गई बाएं हाथ की हड्डी को अपने कब्जे में ले लिया और उसे लगा कि उसे फिर से मतिभ्रम हो गया है। पिछले दिनों या कुछ और, यह इतना काल्पनिक क्यों हो गया? ये सिर्फ एक खोपड़ी थी, इसे धोने के लिए क्या था? स्नान। छोटे कंकाल ने अपने बाएं हाथ की हड्डी को रगड़ना समाप्त किया और फिर उसी तरह अपने दाहिने हाथ की हड्डी को पोंछा। फिर वह खुद को संभाल कर 2 कदम आगे पीछे चला। वह बहुत संतुष्ट था और खुशी से मुस्कुराया। उसके पीछे अचानक प्लॉप की आवाज आई और छोटे कंकाल ने हैरान होकर पीछे देखा और सन यांग जमीन पर गिर गया। उसने अपना पंजा बढ़ाया, सुन यांग के चेहरे पर प्रहार किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। प्रहार जारी रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। काचा, क्या हुआ? छोटी खोपड़ी थोड़ी चकित थी और फिर गाओ शुओ को देखा जो एक तरफ उदासीन था और एक बार फिर अपनी नापसंदगी दिखाई। मालिक कमजोर हो गया और जिस छोटे भाई को वह ढूंढ रहा था वह बहुत कमजोर था और वह किसी तरह सो गया। गाओ शुओ ने छोटी खोपड़ी के अजीब व्यवहार के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करना शुरू कर दिया है और वह छोटी खोपड़ी के प्रति कुछ प्रतिक्रिया का अर्थ समझ सकता है। अचानक वह थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है और हमेशा एक कंकाल द्वारा अपनी ताकत को तुच्छ समझता है। यह क्या है? जब सन यांग जागा, जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने खोपड़ी का एक बड़ा संस्करण था। उसने उसे एक सशर्त प्रतिवर्त के साथ मारा। उसकी खोपड़ी ऊपर की ओर चली गई, उसके सिर के ऊपर लटक गई, उसकी मुट्ठी उड़ गई और खोपड़ी तुरंत फिर से वापस आ गई। वह नीचे कूद गया, उसकी खाली आंखें उसके सामने थीं। ठीक है, सुन यांग को परेशान करना बंद करो। गाओ शुओ को रुकना पड़ा। काका का खोपड़ी और खोपड़ी ने उसे जिम्मेदार ठहराया। उसके सिर को गाओ शुओ में बदल दिया। नया भाई बहुत कमजोर है, या मैं आपको प्रशिक्षित करने में मदद करूंगा। सभी छोटे भाइयों को मैंने प्रशिक्षित किया। भले ही वो समझ नहीं पाया हो, लेकिन गाओ शुओ छोटी खोपड़ी की सन यांग के प्रति नापसंदगी को देख सकता था। भाई शुओ, मुझे बताओ, क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूँ? सन यांग ने गाओ शुओ को देखा जो बहुत शांत था और खुद को शांत करने की कोशिश की। अगर तुम सपने देखना चाहते हो तो थोड़ा रुको। गाओ शुओ की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई। उसने पूछा, जिस दिन मैं संकट में था उस दिन क्या हुआ था? भाई अब कैसे हैं? सन यांग ने तुरंत गंभीरता से कहा, दूसरे दिन। लू जिनचेंग ने कहा कि वह आपके साथ मामलों पर चर्चा करेगा। हमारी टीम पहले उनके सामने इंतजार कर रही थी। अचानक उन पर टैंगलोंग सोसाइटी द्वारा हमला किया गया। हमले को हल करने के बाद जब हम वापस लौटे तो हम आपको नहीं ढूंढ पाए। हमने कुछ और दिनों तक आसपास खोज की, लेकिन हम फिर भी आपको नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद लू जिनचेंग का तारांकन खुद ही प्रकट हुआ। उसने कहा कि आप लुओ निंग द्वारा घेर लिए गए थे और वे मर चुके थे। उन्होंने विराम लिया और जारी रखा। उस समय भाई विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन लू जिनचेंग ने कहा कि तेंगलोंग पहले से ही ठंडी रात देख रहा होगा। अब बेस में भाई शायद बहुत उग्र हैं और आपको व्यर्थ मरने नहीं देंगे। भाइयों ने उसका पीछा किया। बेस गाओ शुओ की वातानुकूलित उत्कृष्ट कृति बहुत अच्छी थी और उन्होंने पूछा, आप यहाँ कैसे प्रकट हो सकते हैं? आप रोनिन द्वारा कैसे पकड़े जा सकते हैं? लिन किंग ने कहा कि चीजें सही नहीं थीं और मुझे भी लगा कि कोई समस्या है। मैं उस जगह का पता लगाने गया था जहां आपने फिफी अकुन के साथ दुर्घटना की थी, केवल ये पता लगाने के लिए कि तेंगलोंगहुई के लोग संक्रमित थे और उन्होंने कुछ गलत किया। बाद में उन्हें लुओ निंग मिल गया। सन यांग ने कहा, हम तीनों मूल रूप से चुपचाप पीछा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लुओ निंग ने खोज लिया। मैं फिफी और अकुन को कवर करने के लिए पकड़ा गया था। उनकी बातचीत सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सब कुछ लू जिनचेंग का भूत था। सन यांग की बात सुनकर गाओ शुओ को आखिरकार राहत मिली। कम से कम अब मुझे यकीन हो गया कि भाई ठीक है। लू जिनचेंग जल्द से जल्द बेस पर लौट आया। बाचेंग टीम को नियंत्रित करने का अवसर लेना चाहता था। अपने सामान्य भेष में टीम अस्थायी रूप से खतरे में नहीं होगी। सुओ भाई, अब जब हमने तुम्हें पा लिया है तो चलो फेफी और अकुन को खोजने के लिए जल्दी करो और फिर एक साथ बेस पर लौट आओ। मुझे लू जिनचेंग की चूत को ठीक करना होगा। सन यांग ने गुस्से से कहा। नहीं, चलो शहर के बाहर सैन्य अड्डे पर चलते हैं और आपूर्ति का इंतजार करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। आपकी अंतरिक्ष और अग्नि क्षमताएं बिल्कुल वही हैं जिनकी आपको वर्तमान में आवश्यकता है। गाओ शुओ ने कहा, हम सीधे निकल पड़ते हैं, शायद फिफी से मिल सकें।
एक छोटी खोपड़ी और एक कुर्सी पर बैठी एक सुनहरी तलवार, पहाड़ों और नदियों की ओर इशारा करते हुए एक तस्वीर। गाओ शुओ ने शब्दों के अनुरूप सिर हिलाया। खोपड़ी चरमरा गई जैसे कि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। नया भाई बॉस के बहुत करीब है, गंभीर उसकी स्थिति को खतरा है, इसलिए छोटे कंकालों को उन्हें यह नहीं बताना चाहिए कि वे बिल्कुल भी नहीं समझे। जब चरमराहट की आवाज से आधे बाधित होकर बात करते हुए दोनों ने छोटी खोपड़ी को देखा। छोटे भाई के सामने गाओ शुओ विशेष रूप से शांत था और सन यांग की अभिव्यक्ति थोड़ी खराब थी और उसने सीधे पूछा, बॉस, ये जिन चाणक्यन की खोपड़ी क्या है, क्या हुआ? मैं शहर के प्रवेश द्वार पर उससे मिला था और उसने मुझे बचाया था, इसलिए उसे हमारे विशेष समूह के सदस्य के रूप में ही समझो। गाओ शुओ ने कुछ देर सोचा और ऐसा कहा, हाँ, सन यांग ने झिझकते हुए कुछ ऐसा कहा, किस भाड़े की रेजिमेंट के पास ऐसी विशेष रेजिमेंट है? क्या आपका इतना शांत रहना वास्तव में अच्छा है? छोटी खोपड़ी अचानक सूर्य यांग की नज़र से मिली और अचानक उछलकर सूर्य यांग के सामने कूद गई। नए लड़के का गुस्सा बहुत ज्यादा था, इसे दबाना जरूरी था, नहीं तो भविष्य में उसका पैर जम जाएगा। इसलिए छोटी खोपड़ी ने सीधे एक पंजा ऊपर उठाया और सूर्य के नितंबों के नीचे बिस्तर पर बैठकर उसे थपथपाया। वाह! बिस्तर सीधे स्लैग में बिखर गया और छोटे कंकाल ने सूर्य यांग को देखा। काचा, कमजोर मुर्गी, मेरे पहले भाई के अधिकार को चुनौती देने की हिम्मत करो, ये बिस्तर तुम्हारा अंत है। 2 दिन आराम करने के बाद दोनों आदमी और एक कंकाल गंतव्य की ओर चल पड़े। सन यांग के स्थान पर कुछ ऑफरोड वाहन संग्रहित थे। उसने यात्रा करने के लिए एक वाहन निकाला और छोटे कंकाल ने पहली बार कार ली। कार के डिब्बे में उसने खुद को 6 टुकड़ों में विभाजित किया, ऊपर नीचे उछला और अंत में खोपड़ी को कुछ चक्कर लगाने के लिए खिड़की से बाहर उड़ाया। ऑफ-रोड वाहन तेजी से चला, सड़क पर लाशों को फेंक दिया। सन यांग ने एक लैपटॉप निकाला और उस पर दस्तक दी। ऐसा लग रहा था कि वह गणना कर रहा था कि कोल्ड नाइट मर्सिनरी रेजिमेंट की तुच्छ चीजें उसके द्वारा संभाली गई थीं। अधिकांश समय वह काम नहीं करता था, लेकिन गाओ शुओ को भाड़े के समूह का प्रबंधन करने में मदद करता था। इस बार अगर यह बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो यह महत्वपूर्ण है, वह बाहर नहीं आएगा। छोटा कंकाल खेलते खेलते थक गया था और अचानक उसने देखा कि सन यांग कुछ पकड़े हुए है। उसे लगा कि उस चीज से निकलने वाली रोशनी बहुत सुंदर, नीली और आसमान की तरह नीली है, इसलिए दोनों हाथ की हड्डियां एक एक करके सह पायलट की ओर दौड़ीं, तेज और सटीक, कंप्यूटर को सीधे अपने हाथ में पकड़ें। इसे मुझे वापस दे दो। सन यांग ने पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी छोटी खोपड़ी की गति कहाँ है। उसकी 2 हड्डियां नोटबुक को पकड़कर पीछे की सीट पर उड़ गईं। छोटा कंकाल खुद को इकट्ठा कर लिया, उसके कंधे कांपने लगे और उसने एक लहरदार क्लिक किया। अनुमान मत लगाओ कि तुम छोटे कंकाल को जानते हो, अब बहुत खुश हो। इसे मुझे वापस दे दो, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके साथ तुम खेल सको। सन यांग ने अपना हाथ छोटी खोपड़ी की ओर बढ़ाया। छोटी खोपड़ी ने अपना सिर हिलाया, अपनी उंगलियों की हड्डियों को कीबोर्ड पर दबाया और सन यांग चिल्लाया, मैं डेटा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता। छोटी खोपड़ी ने कुछ बार धक्का मारा और फिर से सन यांग की ओर देखा। उसे लगा कि अपने पहले भाई की महिमा दिखाने के लिए उसे इस चीज को अपने पास रखना चाहिए, कम से कम तब जब वह खेलने और फिर लौटने के लिए अधीर हो। भाई शुओ, आप अपने परिवार के सदस्यों को नियंत्रित करते हैं, सुन यांग ने अनिच्छा से गाओ शुओ से कहा। गाओ शुओ ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से अपने पीछे का दृश्य देखा और सुन यांग से कहा, आराम करो, जब वह थक जाएगा तो तुम्हें वापस कर दिया जाएगा। मैं भी आपका सदस्य हूं, इसलिए विशेषज्ञ मत बनिए क्योंकि दूसरी पार्टी विशेष है। क्या तुमने उसे हरा दिया है? सन यांग ने ईमानदारी से अपना सिर हिलाया। ये कंकाल एक विकृत व्यक्ति था, ये लू निंग के साथ खेलने जैसा था, उसे तो छोड़ ही दीजिए। ये खत्म नहीं होने वाला है। गाओ शुओ ने गाड़ी चलाना जारी रखा, लेकिन उसका दिल वास्तव में थोड़ा तरोताजा था। वह हमेशा अपनी ताकत से तिरस्कृत था और अब वह दूसरों पर वार करता है और आखिरकार अपने दिल को संतुलित करता है। सर, क्या आप ओओसी जानते हैं? लिटिल स्केलेटन की बुद्धि अब सिर्फ 4 या 5 साल के बच्चों जितनी है। सन यांग ने उसे कीबोर्ड पर हाथ मारते देखा। उसे डर था कि कहीं वह अपना अकाउंट खराब न कर दे। उसने बस हाथ बढ़ाया और मदद की। उसने वीडियो प्लेयर को कॉल किया, जो अभी भी उसमें स्टोर था। दुनिया के अंत से पहले उसने जो कुछ फिल्में बनाई थीं, उनमें से कुछ बच्चों को लुभाने के लिए सही होनी चाहिए। जब स्क्रीन बाहर निकली तो छोटी खोपड़ी चौंक गई और फिर उसने अपने हाथ में नोटबुक को उत्सुकता से देखा। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके हाथ में मौजूद बॉक्स में इतने सारे लोग क्यों थे। छोटे कंकाल नोटबुक में पूरी तरह से मग्न थे, स्क्रीन पर लगातार नजर गड़ाए हुए थे, इसलिए जब उन्हें ज़ॉम्बीज़ के एक समूह ने रोक दिया तो समस्या सामने आ गई। छोटे कंकाल ने लाश की ओर एक प्रसन्न कदम बढ़ाया और फिर एक छोटी खोपड़ी ने ज़ोंबी के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। ज़ोंबी का सिर फट गया। छोटी खोपड़ी का दाहिना पंजा कसकर जकड़ा गया। ब्रूस ली की विशिष्ट क्रिया की मुद्रा। ज़ोंबी के बीच में एक छोटा सा कंकाल खड़ा था, उसके हाथ एक चाप में खींचे गए थे और उसने ताई ची शुरू करने वाले हाथ का नाटक किया।
फिर एक उच्च स्तरीय पैंतरेबाजी ने एक ज़ोंबी को जमीन पर गिरा दिया और फिर कलाबाजी करते हुए ज़ोंबी के सिर पर पैर रख दिया। एक छोटी खोपड़ी को दाहिने हाथ में चाकू बनाकर कुछ तीखे फालनिक्स को ब्रश करके एक ज़ोंबी को 8 टुकड़ों में अलग करके पाया कि वह मरा नहीं था। उसने तुरंत चाकू से ज़ोंबी का सिर आधा काट दिया। दोनों हाथों में बाघ के पंजे वाली एक छोटी खोपड़ी आगे देखने के लिए बाएं और दाएं झुकी हुई थी और एक साथ 2 लाशों के सिर पकड़े हुए थी। एक छोटे से कंकाल ने अपने दाहिने हाथ से उसका बायां हाथ पकड़ लिया, भेड़िए की तरह लाशों पर झपटा और लाशों के एक समूह के सिर फोड़ने के लिए अपना बायां हाथ हिलाया। सन यांग के मूड में चित्र इतना सुंदर था कि उसने इसे देखने की हिम्मत नहीं की। गाओ शुओ का हिमशैल जैसा चेहरा फिर से फट गया। वह शांत नहीं रह सका और उसने सुन यांग को घूरते हुए कहा, क्या गड़बड़ है? क्या तुम उसे एक छोटा सा कार्टून नहीं दिखाओगे? मैं एनीमे जैसी कोई चीज़ कैसे डाउनलोड कर सकता हूँ? और फिर अगर उसने एनीमे देखा और क्रेयॉन शिनचैन सीख लिया तो क्या होगा? सन यांग ने लाशों के बीच घूमते छोटे कंकालों को देखा और अपने माथे का पसीना पोंछा। उसने बाद में छोटे कंकालों को भड़काने के लिए कुछ भी नहीं कहने का फैसला किया, अन्यथा वो निश्चित रूप से बुरी तरह मर जाएगा। छोटे कंकाल ने वह सारी चालें आजमाई जो उसने देखी थीं। उसे लगा कि यह इस्तेमाल करने के लिए बहुत बढ़िया है। कमज़ोर मुर्गे के भाई की लूट वाकई अच्छी थी। उसने कमज़ोर मुर्गे के भाई के लिए थोड़ा बेहतर बनने का फैसला किया। कम से कम बॉस की रक्षा करते समय वह भी मैं छोटे भाई पर ध्यान देता हूँ। ये सोचते हुए छोटी खोपड़ी ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। उसे लगा कि वो बहुत मजा किया है, वास्तव में दुनिया का सबसे मजाकिया कंकाल है। इस समय छोटी खोपड़ी ने अचानक देखा कि सामने से एक आवाज़ आ रही है। वह जोर से उछला और चौराहे की ओर भागा। तुरंत एक जमे हुए बर्फ के तीर ने शून्य को चीर दिया और छोटी खोपड़ी को बिजली की तरह मारा। आओ, बॉस के समान क्षमता के साथ छोटी खोपड़ी एक लहर के साथ बर्फ के तीर को तोड़ देगी। ओह! अंधेरे से महिला की तीखी आवाज़ आई। तभी एक काली परछाई सामने वाले कमरे से नीचे आई और जोर से मुक्का मारा। छोटे कंकाल को सुबह की फिल्म याद आ गई और उसने अपना दाहिना पंजा ऊपर की ओर उठाने के लिए जोर से दबाया। मुक्का पंजे से टकराया, जोर से धमाका हुआ। छोटी खोपड़ी के पैरों के नीचे की जमीन में अनगिनत दरारें पड़ गईं और वह पलक झपकते ही ढह गई। छाया कुछ कदम पीछे हटी और बोली, मैं इसे रगड़ती हूँ। खोपड़ी कहाँ है? ये बहुत बुरा है। अकुन, क्या तुम ठीक हो? एक आकर्षक महिला ऊपर की ओर कूदी, छोटे कंकाल पर नजर डाली और चिंता से पूछा। यूकुन ने अपनी सुन्न बांह हिलाते हुए कहा, फिलहाल सब ठीक है। अगर हम कुछ समय में भाग नहीं पाए तो भी शायद हम ठीक रहेंगे। छोटी खोपड़ी में पंजे की एक जोड़ी धीरे धीरे बाहर झूल रही है, शून्य में एक चाप बना रही है और एक मानक ताई ची मुद्रा बना रही है। बायां पंजा दोनों का सामना कर रहा है और धीरे धीरे अपनी मध्यमा उंगली को नीचे कर रहा है। उसे लगता है कि यह क्रिया बहुत सुंदर है और फिर वह दुश्मन रैक का सबसे अच्छा उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यूकुन और चेंग फेफी को तुरंत स्पार्टन की भावना महसूस हुई, पर लोक विद्या कब इतनी काल्पनिक हो गई? एक कंकाल ताई ची खेल रहा था। हा हा। मैदान पर माहौल एक पल के लिए बहुत अजीब हो गया। यह एक भयंकर लड़ाई होनी चाहिए थी, क्योंकि छोटे कंकाल का व्यवहार अस्थायी रूप से बंद हो गया था। जब दोनों पक्ष गतिरोध में थे तो दूर से एक आवाज़ आई, रुको, वे सभी तुम्हारे परिवार हैं। गाओ शुओ के पीछे सुन यांग ने अपने दिल में चुपचाप एक वाक्य जोड़ा, उसकी अपनी खोपड़ी बॉस, बढ़िया, आप ठीक हैं। यूकुन ने उस परिचित आवाज़ की ओर देखा और गाओ शुओ को खुशी से चिल्लाते हुए देखा। गाओ शुओ छोटी खोपड़ी के पास आया और आगे बढ़कर उसकी चिकनी खोपड़ी को थपथपाया। छोटी खोपड़ी ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और अपनी मुद्रा वापस ले ली। ये पता चला कि कई छोटे भाई थे। बॉस ने बहुत जल्दी छोटे भाई को उठा लिया, इसलिए अपने सिर को 2 नए भाइयों की ओर मोड़कर प्रशिक्षण शुरू कर दिया। कच, सुनो, मैं बॉस के बाद पहला छोटा भाई हूँ। बॉस को छोड़कर तुम सबको मेरी बात माननी होगी। आ चेंग फेफी ने सीधे चिल्लाया। उसकी आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं और उसकी आंखें थोड़ी कांप उठीं और सन यांग ने तुरंत अपनी बाहें खोल दी और उसके अपनी बाहों में फड़फड़ाने का इंतजार करने लगा। फेफी आखिरकार एक लड़की की तरह दिखने लगी। सन यांग उसकी सुंदरता के बारे में कल्पना करते हुए गर्वित था और यहाँ तक कि थोड़ी तुच्छता के साथ चेंग फेफी 3 कदम और 2 कदमों में छोटे कंकाल के पास कैसे पहुंचा। उसका चेहरा उत्साह से भरा था और बिल्कुल भी डर नहीं था। वाह, यह एक सुंदर कंकाल है। ये सोने और बेत से भरा हुआ है और यह अभी भी जीवित है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। चेंग फेफी छोटे कंकाल के पास चली गई और दूसरे की उंगली को साहसपूर्वक दबाया। वह, जो एक चिकित्सा पृष्ठभूमि से आई थी, उसने कभी हड्डी नहीं देखी थी। वह बिल्कुल भी नहीं डरती। काचा, बेशक मैं सबसे अच्छा दिखने वाला कंकाल हूँ। तुम मेरी इतनी तारीफ कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ख्याल रखना मुश्किल है। पहले से ज्यादा कमजोर मुर्गियां हैं। छोटे कंकाल ने चेंग फेफी को सिर हिलाकर जवाब दिया। तुम जितनी प्यारी दिखती हो उतनी ही प्यारी लगती हो। क्या मैं तुम्हारे हाथ की हड्डियों को छू सकता हूँ?
चेंग फेफी ने हाथ की हड्डियों की छोटी हड्डियों को धीरे से टटोला। ये देखकर कि छोटी हड्डियां हिल नहीं रही थीं, उसने तुरंत कुछ हड्डियों को हिम्मत से छुआ। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। कच, ये देखकर कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, मैं भविष्य में तुम्हारी लूट को साझा करूंगा। मुझे ज़्यादा धन्यवाद मत दो। क्या तुम्हारे पास अपनी याददाश्त है? क्या तुम मुझे समझ सकते हो? चेंग फेफी और अधिक उत्सुक थी। कच्चा, बेशक मैं समझ सकता हूँ। क्या तुम मेरी बुद्धि पर सवाल उठा रहे हो? ये वास्तव में चालू है। यह आश्चर्यजनक है। कच, बेशक मैं सबसे अच्छा हूँ, तुम सब कमजोर मुर्गियां हो। एक व्यक्ति और एक कंकाल, बस ऐसे ही आप एक शब्द कहते हैं। मैंने बातचीत की, मुझे पता है कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। सन यांग वास्तव में इन दो सामानों के सामने झुकना चाहता था। मैं उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति जानता था। उसने नहीं देखा कि चेंग फेफी किससे डरता था। वह बिल्कुल भी एक महिला की तरह नहीं दिखता था। कुछ लोगों ने आराम करने के लिए जगह ढूंढी। छोटा कंकाल और दाजिन जिंदो गाओ शुओ के बगल में बैठे, फिर से दिखावा करते हुए कि वे एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। हर बार जब कोई नया भाई आता था तो बॉस को मिलना और बात करना पड़ता था। ये वास्तव में परेशानी भरा था। वह देखने के लिए मुड़ा। गाओ शुओ के साथ क्या मैं कुछ सरल नहीं कह सकता? मैं उसे क्यों चुनता हूँ? गाओ शुओ ने छोटी खोपड़ी की शून्यता देखी, हाथ बढ़ाया और नोटबुक को एक तरफ रख दिया, और उसी समय छोटी खोपड़ी पर एक फिल्म बदल दी। वह वास्तव में एक छोटी खोपड़ी को ताई ची खेलते हुए नहीं देखना चाहता था। छोटी खोपड़ी ने तुरंत बॉस को फेंक दिया, मेरे सिर के पीछे। बॉस, ये कंकाल बिल्कुल भयानक है। मैंने इसे अपनी पूरी ताकत से मारा और मुझे जरा सी भी क्षति नहीं हुई। आपकी टीम का नया सदस्य इतना शक्तिशाली है कि आप भाड़े के सैनिकों के समूह में सभी को मार सकते हैं, यूकुन ने प्रशंसा के साथ कहा। सन यांग ने यूकुन और चेंग फेफी से मुलाकात की, उदास भाव से। उसे क्यों लगा कि खोपड़ी को अकेले देखना डरावना था। अभी भी बेहोश, तुम लोग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक चलता फिरता कंकाल अजीब है? क्या कंकाल सदस्य का होना जादुई नहीं है? यह अंत समय है, यहाँ तक कि लाशें भी। कंकालों में क्या अजीब बात है? यूकुन ने कहा। बेशक, ताई ची खेलना वास्तव में अजीब होगा, लेकिन वह इसे व्यक्त नहीं करेगा। मैंने आग जलाई और कुछ खाने के लिए बनाया। जब यूकुन ने शोरबे का कटोरा उठाया तो छोटी खोपड़ी अपने आप आगे आई और अपना हाथ यूकुन के सामने रख दिया। कच्चा, मुझे भी यही चाहिए। यूकुन ने झिझकते हुए कटोरा छोटी खोपड़ी को सौंप दिया और गाओ शुओ की ओर देखा। बॉस, मुझे मत बताइए कि वो अभी भी खाएगा। नहीं, गाओ शुओ ने खाते हुए उत्तर दिया। बेशक, छोटी खोपड़ी नहीं खाती है, लेकिन मालिक और छोटा दोनों इस चीज को ले जा रहे हैं। वह कैसे पीछे रह सकता है? इसलिए छोटी खोपड़ी ने उसके सामने एक कटोरा रखा, फिर उसे घूर कर देखा। गाओ शुओ के खाने के खत्म होने का इंतजार करते हुए जल्दी से खुद को डंप कर दिया। कोई भी यह नहीं सोचेगा कि गति तेज थी। छोटे कंकाल ने खाली कटोरा यूकुन को फेंक दिया। काका का छोटे भाई के रूप में जल्दी से बर्तन धो लो। यूकुन को बस हरकत देखकर एक पल के लिए सब समझ में आ गया। उसने अपनी नाक को छुआ और चुपचाप कटोरा वापस खींच लिया। उसे कंकाल की परवाह नहीं थी। गाओ शुओ ने कटोरे में रखे मांस को देखा। उसके दिल में थोड़ी सी भावनाएं उठी। अच्छा होता अगर वह छोटा कंकाल इंसान होता, ताकत में मजबूत, दिमाग में सरल और एक अच्छा सदस्य होना चाहिए। दुर्भाग्य से वो सिर्फ एक कंकाल था। एच शहर से होते हुए कई लोग आखिरकार अपने गंतव्य पर पहुंच गए। सामने कोहरा छाया हुआ था और दृश्यता बहुत कम थी। ऐसे में जंगल में प्रवेश करना स्पष्ट रूप से अधिक खतरनाक है। कौन जानता है कि अगले सेकंड में क्या सामना होगा? हालांकि कई लोगों की ताकत बहुत मजबूत है, फिर भी उनके भावों को संघनित होने से नहीं रोका जा सकता है। केवल छोटा कंकाल ही सबसे खुश है। वह गाओ शुओ के चारों ओर घूमता है और चलने की प्रक्रिया के दौरान पूरा कंकाल का ढांचा कांपता है, जैसे कि किसी भी समय विघटन एक ही है। सावधान रहो, यहाँ आसपास बहुत सारे उत्परिवर्ती पौधे हैं, खासकर सामने जहाँ खून के स्पाइक्स हैं, गाओ शुओ ने आग्रह किया। अगर केवल पवन चालित व्यक्ति अच्छा है तो इन कोहरे से छुटकारा पाना कोई मामूली बात नहीं है। मैं लू जिनचेंग के कमीने को दोषी ठहराता हूँ, जिसने हमारी टीम के लिए समस्याएं पैदा की हैं। चेंग फेफी ने अपना चेहरा गुस्से से भर लिया। कुछ दूर चलने के बाद अचानक कोहरे से काली परछाइयां निकलती दिखाई दी। बिजली की गति से चमकने के साथ ही हवा में बदबू भी महसूस होने लगी। गौर से देखिए, इन काली परछाइयों ने एक जोड़ी बड़े पंख पहने हुए हैं, आंखें लाल हैं और सिर पर तिनके जैसा लंबा मुंह है। ये जंगल का सबसे मशहूर ज़ॉम्बी मच्छर है, खून चूसने वाले मच्छरों से उत्परिवर्तित। फिफी, गाओ शुओ चिल्लाया और उसके हाथ की एक लहर के साथ बड़ी संख्या में घने बर्फ के ब्लेड एक साथ दिखाई दिए और दूसरी तरफ चेंग फेफी ने भी ऐसा ही किया। एक बर्फ ब्लेड बाहर फेंक दिया। बर्फ की प्रचंड धारें बाहर निकलीं और तुरंत ही कई लाशें नष्ट हो गईं और कुछ छिटपुट लाशें जो आगे भी बढ़ती रहीं, वे सूर्य यांग की आग से जलकर भस्म हो गईं। इस समय कोहरे से एक तीखी सोरों की आवाज आई और साथ ही अनगिनत टूटने की आवाजें गूंजीं और हर कोई कमजोर नहीं था। जब गाओ शुओ की आवाज निकली तो वे तुरंत पीछे हट गए।
अचानक अनगिनत गहरे लाल रंग के रत्न अनगिनत लचीले सांपों की तरह धुंध से झुंड में निकले, अपनी कमर मटकाते हुए कई लोगों पर झपट पड़े। सब लोग सावधान रहें, ये ब्लडथॉर्न बेल है। गाओ शुओ ने झुंड में आने वाली पेड़ की बेलों को रोकने के लिए बर्फ के शंकु पर प्रहार किया, जबकि वह आसपास के वातावरण पर ध्यान दे रहा था। जब वह पिछली बार आया था तो उसके आसपास कोई कोहरा नहीं था, लेकिन अब कोहरे ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया है। ब्लडथॉर्न टैंक की जड़ को सही ढंग से ढूंढना और उसे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। सन यांग ने अपने हाथों को जमीन पर थपथपाया और जमीन पर पड़ी आग का एक टुकड़ा ऊपर उठा। आग की लपटें और पेड़ की बेलें एक दूसरे का पीछा करते हुए एक मजबूत जगह पर लग रही थीं। ब्लडथॉर्न आग से डरता था। जब उसने आग देखी तो वह अपने आप पीछे हट गया, लेकिन वह चाहता था कि इसे नष्ट करने के लिए एक शक्तिशाली अग्निशमन विभाग होना चाहिए। सन यांग एक रसद कर्मचारी के रूप में अंतरिक्ष विभाग में प्रमुख है। अग्निशमन विभाग मजबूत नहीं है, इतनी बड़ी लौ लंबे समय तक टिक नहीं सकती। बेशक गाओ शुओ को भी इस समस्या का पता था। वह थोड़ा भौचक्का था। उसकी मूल योजना सूर्य यांग को ले जाने और दोनों को ब्लडथॉर्न टैंक की जड़ों तक ले जाने की थी और फिर अपनी शक्तिशाली क्षमता से ब्लडथॉर्न टैंक को मारना था। लेकिन कोहरे की वजह से योजना बाधित हो गई और एयर कंडीशनर अचानक बढ़ गया और बर्फ का एक टुकड़ा उसके पैरों के साथ आगे फैल गया। सन यांग, रुको! गाओ शुओ ने एक कदम आगे बढ़ाया और बर्फ फैलती रही। हवा में कई बर्फ के शंकु दिखाई दिए, जिससे वह सभी पेड़ की बेलें टुकड़े टुकड़े हो गईं, जिन्हें वह जल्दी से जल्दी काटना चाहता था। और वह 2 बार और आगे बढ़ा। कदम बढ़ाते हुए बर्फ धुंध में फैल गई और आगे की खोज की। ये गाओ शुओ द्वारा विकसित एक नया कौशल है। इस मामले में अंदर की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अनगिनत टेनमैन कई लोगों की ओर दौड़ते रहे। लोगों ने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और अपना सर्वश्रेष्ठ कौशल दिखाया। एक बार रक्त की रीढ़ शरीर में उलझ गई तो विषाक्त पदार्थ शरीर में फैल गए और लोगों में कोई ऊर्जा नहीं बची। ये बहुत खतरनाक बात है। छोटी खोपड़ी बाईं और दाईं ओर छिप गई। उसे इन फिसलन भरी और चिकनी चीजों से नफरत थी। हाथ कटने पर उसमें बहुत सारा बलगम चिपक गया था। यह वाकई बहुत परेशान करने वाला था। दुर्भाग्य से टेनमैन बहुत ज्यादा था। छोटी खोपड़ी गुस्से में थी। उसने इन सभी कष्टप्रद चीजों को नष्ट करने के लिए एक बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उसने अपना सिर उठाया और एक खामोश दहाड़ लगाई और उसके पूरे शरीर में सुनहरी रोशनी की एक किरण फूट पड़ी। दाहिने हाथ की हड्डी ने बाएं हाथ की हड्डी को पकड़ लिया और तेनमन में घुस गई। भीड़ ने केवल एक सुनहरी रोशनी को जगह जगह चमकते देखा, जिससे अनगिनत बात की छवियां सामने आईं, जैसे कि एक ही जगह पर अनगिनत छोटे कंकाल हों और जैसे ही तेनमन दिखाई देता है उसे तुरंत बेरहमी से काट दिया जाता है। टेनमैन को भी समझदारी का एहसास था और उसने छोटे कंकाल के खतरे को महसूस किया और वह वास्तव में धुंध में पीछे हट गया और हमला नहीं कर रहा था। छोटा कंकाल शक्तिशाली दबंग के साथ जमीन पर वापस गिर गया और गाओ शुओ को देखा। उसे इतना विश्वसनीय पाते हैं। ये अभी भी बहुत कमजोर चिकन है, लेकिन बहुत शक्तिशाली नहीं है, अन्यथा उनकी स्थिति खतरनाक नहीं है। गाओ शुओ मदद नहीं कर सका, लेकिन छोटी खोपड़ी को अपने अंगूठे दे दिया। छोटी खोपड़ी इस इशारे को देखने के लिए बहुत उत्साहित थी। उसने कुछ छोटे भाइयों की ओर अपनी ठोड़ी उठाई। झुक गया। कमजोर चिकन, मैंने इसे पा लिया। ये बाईं ओर लगभग 9 बजे है, हमारी वर्तमान स्थिति से लगभग 20 मीटर दूर, लेकिन सामने बहुत सारे टेनमैन ब्लॉक हैं। छोटी खोपड़ी के बफर के साथ गाओ शुओ ने टेनमैन के मूल को सटीक रूप से पाया। स्थान, इतनी लंबी दूरी। सन यांग ने भौहें सिकोड़ते हुए भारी टेनमैन से बचने की कोशिश की, लेकिन साथ ही ब्लडथॉर्न की जड़ को सही ढंग से खोजने और उसे एक ही झटके में मारने की भी कोशिश की, जो आकाश के कोहरे में बहुत मुश्किल था। छोटी खोपड़ी दुम के बल जमीन पर बैठी थी और उन्हें एक साथ उबाऊ नजरों से देख रही थी। छोटा भाई शक्ति नहीं देता था, बल्कि परेशानी देता था। पहले नेक्रोपोलिस की दुनिया में हर बार जब वह किसी मजबूत दुश्मन का सामना करता था तो ऐसा ही होता था। बॉस उसके सामने खड़ा था। बाद में लड़ते हुए बाकी सभी केवल टेढ़े या मांस की ढाल होंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय का बॉस शायद उससे ज्यादा मजबूत था। धुंध में एक बहुत ही अनजान सांस थी और ऐसा लग रहा था कि यह सांस खुद को खतरे में डाल सकती है। छोटा कंकाल थोड़ा असहज था। वह तुरंत दौड़ने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था और इस पंजे को तोड़ सकता था जो उसके अस्तित्व को खतरे में डाल सकता था। चीजें तोड़ने के लिए हर संभव कोशिश करना। इस तरह से सोचते हुए उस छोटे खोपड़ी ने अपनी छाती की तीसरी पसली को हटा दिया और उसे अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। यह उसके पूरे शरीर की सबसे कठोर और सबसे नुकीली हड्डी थी, जो किसी कलाकृति के बराबर थी। जमीन के नीचे थोड़ी सी ढील थी। बिना किसी का ध्यान आकर्षित किए कुछ टेनमैन चुपचाप जमीन के नीचे से भीड़ के पास पहुंचे और करीब वे चुपचाप पास आए और वे शिकार छोटी खोपड़ी के पास पहुंच रहे थे। उसके पैर जमीन पर जोर से टकराए और एक क्लिक की आवाज एक चेतावनी की तरह लगी। गाओ शुओ ने तुरंत जवाब दिया और चिल्लाया, जल्दी वापस आओ। अचानक जमीन के नीचे की खाई से अनगिनत टेनमैन उभरे और सांपों का समूह भीड़ की ओर उड़ गया। इस बार टेनमैन पिछले वाले से स्पष्ट रूप से अलग था। ये गहरे लाल रंग का था और उस पर कांटे थे। ये बेहद कठोर था।
सन यांग को कुछ देर तक इसका एहसास नहीं हुआ और एक टेनमैन ने उसे अपनी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया। कोमलता का एहसास तुरंत तखने से पूरे शरीर में फैल गया। सन यांग इतना नर्म था कि उसे टेनमैन द्वारा कोहरे में घसीटा जाने वाला था। गाओ शुओ तुरंत आगे बढ़ा, जल्दी से कमर में चाकू निकाला और एक वॉली में कूद गया। टैंगमैन पर गंभीर रूप से कटार और एक कर्कश ध्वनि जारी की। चाकू और टैंगमैन के जंक्शन पर सितारा और चिंगारी दिखाई दी। जैसे ही शुओ ये मुड़ा, वह हवा में उछला और जल्दी से स्थिति बदल दी, उसके पीछे से टेनमैन से बचते हुए और सूर्य यांग को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। इस समय टेनमैन ने सीधे सूर्य यांग को फेंक दिया। ये देखते हुए कि सूर्य यांग खतरे में था, यूकुन उसे बचाने के लिए दौड़ा। इस समय टेनमैन गाओ शुओ की कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था और टेनमैन पर एक कांटा सीधे मांस में घुस गया। इसमें निहित संवेदनाहारी तुरंत पूरे शरीर में फैल गई और यह भयानक था। गाओ शुओ पूरी तरह से नम हो गया और टेनमैन द्वारा सीधे धुंध में खींच लिया गया। कहा जाता है कि पूरी प्रक्रिया धीमी थी, लेकिन यह सब एक झटके में हुआ और बचाव के लिए बहुत देर हो चुकी थी। बॉस, चेंग फेफी चिल्लाया और आगे बढ़ा। उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन एक धीमा कदम उठाया। जब गाओ शुओ धुंध में प्रवेश किया तो और टेनमैन तुरंत बाहर कूद पड़े। बॉस, यूकुन सुन यांग को उठाकर अंदर भागना चाहता था, लेकिन टैंगमैन के कारण वह परेशान था। वो कोहरे के करीब नहीं जा सका। छोटी खोपड़ी ने देखा कि गाओ शुओ को टेनमैन ले गया है और तुरंत ऊपर की ओर दौड़ा। उसने तुरंत जवाब दिया और तुरंत अंदर घुस गया। टेनमैन ने छोटी खोपड़ी के अस्तित्व को महसूस किया और तुरंत उलझ गया। छोटी खोपड़ी ने अपने दाहिने हाथ से पसलियों को पकड़ लिया, जैसे कि एक को पकड़े हुए हो। अपने हाथ से तेज तलवार को हवा में हिलाया और हड्डियों की छाया के माध्यम से वार किया। टेनमैन को टुकड़ों में काट दिया। यह अफसोस की बात है कि टेनमैन बहुत ज्यादा है। उसने बार बार उस पर हमला किया। छोटे कंकाल ने कई बार गाओ शुओ के पास जाने की कोशिश की और टेनमैन ने उसे रोक दिया। वह गुर्राया और उसके मुंह से एक भयानक क्लिकिंग ध्वनि निकली। पंजे की एक जोड़ी ऊंची उठी और जल्दी से अपनी जगह पर घूम गई। जैसे ही वो मुड़ा, एक बहुत बड़ी हवा सपाट तल में घूमी, जो एक ड्रिल बिट की तरह ऊंची उछली, सीधे मछली के जाल जैसे टेनमैन के माध्यम से गाओ शुओ तक पहुंची और एक पसली नीचे चली गई और गाओ शुओ पर टेनमैन के चारों ओर लिपट गई। गाओ शुओ हल्के से जमीन पर गिर गया। उसकी किस्मत ने तुरंत उसके शरीर में विषाक्त पदार्थों का विरोध करना शुरू कर दिया। खून उबलने लगा। वह जहरीला था, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने शरीर में जहर को ऊर्जा में बदल दिया, लेकिन यह बहुत धीमी गति से था। वह फूट फूट कर हंसा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि यहाँ खून के स्पाइक्स इतने शक्तिशाली होंगे। जब मैं पहले जांच करने आया था तो यह स्पष्ट था कि यह केवल तीसरे क्रम का उत्परिवर्ती पौधा था। अब ऐसा लगता है कि यह स्पष्ट रूप से 5वें क्रम का उत्परिवर्ती पौधा है, अन्यथा उसके पास कोई रास्ता कैसे नहीं हो सकता था। ये केवल 5 दिनों में इतनी तेजी से कैसे उत्परिवर्तित हो सकता है? क्या हुआ? टिनमैन ने पाया कि जिस लक्ष्य को वो अवशोषित करना चाहता था उसे बचा लिया गया था। उसने अपने तंबुओं को पागलों की तरह लहराया और अधिक गहरे लाल रंग के टिनमैन ने छोटी खोपड़ी पर हमला किया। छोटी खोपड़ी ने अपना सिर उठाया और चुपचाप दहाड़ने लगी और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। गति स्पष्ट रूप से एक ध्वनि नहीं बना रही थी, लेकिन एक फुफकारने वाली आवाज निकली। एक हिंसक हवा में बदल गई और टेनमैन के पास चली गई। कुछ समय के लिए आकाश में टेनमैन हवा से टुकड़े टुकड़े हो गया और रक्तकण पीड़ादायक हो गया। उसने एक अजीब सी आवाज निकाली और धरती अचानक भूकंप की तरह कांपने लगी और रक्तकण का शरीर ऊपर उठने लगा। उसकी हरकतों से असंख्य मिट्टी बिखर गई। जब यह आखिरकार रुका तो यह एक ज़ॉम्बी में बदल गया। यह एक बड़ा ज़ॉम्बी है। ऐसा लगता है जैसे ये 3 या 4 ज़ॉम्बी का संयोजन है। अनगिनत टेनमैन इसके ऊपर फड़फड़ा रहे थे, मानो यह उसके बाल थे। ज़ॉम्बी की बड़ी बड़ी आंखें लाल चमक रही थीं, छोटी खोपड़ी को घूर रही थीं, हिंसक रूप से अपना मुंह खोल रही थीं और पानी के तीर की तरह अनगिनत काली काली चीजें थूक रही थीं। छोटी खोपड़ी ने गाओ शुओ पर उपहास किया, जो अभी भी उसके पीछे पड़ा था, और सीधे उससे नहीं बचा। उसने पसलियों की अभेद्य हवा को लहराया और सीधे पानी के तीरों को रोक दिया। जब वह रुका तो उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी सुंदर खोपड़ी के फ्रेम पर वास्तव में कुछ दरारें थीं। का छोटे कंकाल के उछलते पैर, यही तो चीज है। आते ही उसे महसूस हो गया, यही तो उसका दुश्मन है। घबरा नहीं सकता। बॉस ने कहा था कि जब तुम किसी चीज से डरते हो तो तुम्हें शांत रहना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए, उसे नष्ट कर देना चाहिए। छोटी खोपड़ी अचानक जमीन से उछली और अपनी पूरी गति से आगे बढ़ी। वह एक पल में ही गायब हो गया। अगले ही पल वह लाश के सामने आ गया था। पसलियां चाकू की तरह तीखी थीं और वे कटी हुई थीं। लाश का सिर्फ एक हाथ। दहाड़। ज़ोंबी दर्द में था और उसने उसे एक क्रूर हथेली से गोली मार दी, जैसे कि वह हुआशान को काट रहा था। छोटी खोपड़ी तेजी से चमक उठी। ज़ोंबी के सिर पर टेनमैन एक साथ दौड़ा और सीधे छोटी खोपड़ी पर निशाना साधा। छोटी खोपड़ी अभी भी हवा में थी और इधर उधर फट रही थी। छोटी खोपड़ी खुद ही 5 भागों में विभक्त हो गई और लाशों ने इसे देखते ही काला पानी उगल दिया।
ये देखकर कि यह काली चीज छोटी खोपड़ी के सिर पर छिड़कने वाली थी, छोटी खोपड़ी के सामने एक विशाल बर्फ की ढाल दिखाई दी, हमले को रोक दिया। छोटे कंकाल ने जल्दी से खुद को इकट्ठा किया, ज़ोंबी के सिर पर जमकर वार किया और लाश इससे बच नहीं सकी। सिर अचानक बड़ा हो गया और सीधे अपने मुंह खोल दिए। छोटी खोपड़ी ब्रेक नहीं लगा सकी और ज़ोंबी के मुंह में घुस गई। अरे! छोटा कंकाल, गाओ शुओ, जो पहले ही होश में आ चुका था, चिल्लाया, जहां समय नहीं था। पता नहीं क्या हुआ, लाशें चीखने लगीं और सिकुड़ने लगीं, मानो उन्हें बहुत दर्द हुआ हो, और अचानक वे सीधे जमीन पर गिर गईं और गाओ शुओ ने जाकर लाशों को पलट दिया, लेकिन कुछ नहीं मिला। क्या छोटा कंकाल मर गया?